ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और देखिए, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जो इकोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। और आज हम एक स्पेशल टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से ये मान लीजिए कि मोर देन 90% पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन होता है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि मतलब लगभग हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन होता है, राइट। और जब भी क्वेश्चन होता है तो इट इज़ फॉर द सी सेक्शन, मोस्टली टाइम सी सेक्शन का क्वेश्चन रहता है। तो स्पीसीज इंट्रैक्शन का ही ये मैटर है एक्चुअल में। स्पीसीज इंट्रैक्शन हमने पहले पढ़ लिया, राइट। और स्पीसीज इंट्रैक्शन में हमने जो एक नेगेटिव इंट्रैक्शन होती है उसमें एक चीज़ पढ़ी थी, दैट इज़ कंपटीशन। कि जब कोई पर्टिकुलर रिसोर्स, कॉमन रिसोर्स जब एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होता है या उसकी अवेलेबिलिटी जब मिनिमाइज हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए मोर देन वन स्पीसीज आपस में compete कर रही होती है। तो दैट इज ए मैटर ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी और मिनिमम अवेलेबिलिटी, और जब कोई फैक्टर लिमिटिंग हो जाता है, तो पर्टिकुलर जो स्पीसीज जो उसको कंज्यूम करना चाहती हैं, दे हैव टू कम्पीट विथ ईच अदर। जब दो या दो से अधिक स्पीसीज आपस में किसी कॉमन रिसोर्स के लिए कम्पीट करती हैं, तो हम उसको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं, राइट। ठीक है। तो जैसा कि हम कंपटीशन में हमने देखा था कि जब स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 जब compete करते हैं, तो दोनों एक दूसरे की फिटनेस को गिराने का काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे को ये नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, राइट। और इसके बाद में हमने जो कल की हमारी क्लास में कुछ बातें रही थी कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो गोस का प्रिंसिपल था, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कि जब दो स्पीसीज जिनकी रिसोर्स डिमांड सेम होती है, या आप दूसरे शब्दों में कहें तो जिनके निसेज ओवरलैप करते हैं, तो वो लंबे समय तक को एग्जिस्ट नहीं करते और एक स्पीसीज दूसरी को compete आउट कर देती है, यानी कि दूसरी को हरा देती है। तो दो में से एक स्पीसीज को हटना पड़ता है, एक सरवाइव कर रही होती है। तो दैट इज़ द रिजल्ट। इसके दो ही नतीजे होते हैं, या तो इनमें से एक को compete आउट होना पड़ेगा, राइट, या अगर आप को एग्जिस्ट इनको कराना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, राइट। तो एक्चुअल में क्या है कि नेचर का ये पार्ट है कि जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम के अंदर सो मेनी स्पीसीज एक साथ एक कम्युनिटी के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। तो कम्युनिटी के अंदर सेवरल स्पीसीज हैं, और डेफिनेटली किसी न किसी रिसोर्स को लेकर के, या मोर देन एक रिसोर्स भी हो सकता है और मोर देन वन रिसोर्स भी हो सकते हैं, जो लिमिटिंग का रोल प्ले कर सकते हैं। उनके लिए दो स्पीसीज भी आपस में compete कर सकती हैं, और मोर देन टू स्पीसीज भी आपस में compete कर सकती हैं, राइट। तो एज ए रूल आपको हमेशा ही मिलेगा कि नेचर में हमें हमेशा ही देखने को मिलता है कि स्पीसीज आपस में किसी न किसी रिसोर्स या कई सारे रिसोर्स को लेकर के अलग अलग लेवल के ऊपर, ऐसा नहीं कि एक रिसोर्स के लिए जो लेवल होगा वही दूसरे के लिए होगा, नहीं। अलग अलग रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग हो सकता है, राइट। तो एज ए पार्ट ऑफ फंक्शनिंग, कि जब सिस्टम का ये कंपोनेंट होती है स्पीसीज, तो सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज इनको लेने ही होते हैं, और रिसोर्सेज जब कम पड़ रहे होते हैं तो उनके लिए इनको compete करना ही होता है। तो कंपटीशन इज ए रेगुलर फिनोमेनन, कि नेचर का एक नॉर्मल सा एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें नेचुरल जो कम्युनिटीज में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो बात यहाँ पे हम समझेंगे, दैट इज ए पर्टिकुलर मैथमेटिकल मॉडल, कि एक मैथमेटिकल मॉडल है दैट इज नोन एज लोटका वोल्टेरा मॉडल, राइट।
तो देयर इज ए क्वेश्चन कि जब हालांकि इस मॉडल को हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन में समझेंगे कि एक सिंप्लीफाइड तरीके से एक समझेंगे कि जब टू स्पीसीज, हालांकि स्पीसीज तो दो से ज़्यादा भी कंपटीशन में हो सकते हैं, लेकिन हम दो स्पीसीज को लेकर के हमारा ये मॉडल डिस्कस करेंगे। तो दो स्पीसीज जब compete कर रही होती हैं तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं कि स्पीसीज वन विनर हो जाएगी, ऐसा हो सकता है, राइट? या स्पीसीज टू विनर होगी क्या? या ऐसा भी हो सकता है कि क्या दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट करेंगी क्या? तो दीज ऑल आर द आउटकम्स, कि ये नतीजे हैं कि जब दो स्पीसीज इंटरेक्ट करती है तो नतीजा क्या आने वाला है, दिस इज द आउटकम, राइट? तो व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटकम क्या आएगा? स्पीसीज वन विनर होगी क्या, या दूसरी स्पीसीज विनर होगी क्या, या दोनों ही साथ में रहेंगी या कंपीट आउट नहीं कर पाएंगी, ऐसा होगा क्या? इन चीज़ों को हम एक मॉडल की सहायता से समझेंगे, राइट? तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। पहली बात, मैथमेटिकल के नाम से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज़ हाईली सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? तो पहली चीज़, इट इज़ फ्रूटफुल कि मार्क्स आपके यहाँ से आने हैं। तो मार्क्स आने हैं तो टफ है तो भी आपको करना ही पड़ता है, लेकिन ये तो टफ है ही नहीं, है तो सिंपल है। तो सिंपल भी है, मार्क्स भी आपके यहाँ से मिल जाएंगे। और इससे अच्छी बात ये है कि मेरा ऐसा मानना है, या मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम हमारी क्लास में इस चीज़ को एक एक्सट्रीम लेवल पे समझ सकते हैं। तो जब एक टीचर को बिलीव होता है कि मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, तो आपको भी उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, अगर हिंदुस्तान का कोई दूसरा बच्चा इसके क्वेश्चन को सही कर सकता है तो आप भी करेंगे, राइट? तो इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि बहुत अच्छी बात है कि हम इस चीज़ को बहुत आसानी से समझने वाले हैं, राइट? ठीक है, तो हम इस बात को स्टार्ट करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको लेंगे, और वन बाय वन करके हम इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट आज तक के पेपर्स में जितनी भी बातें यहाँ से बन सकती हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे पिन आउट कर दूंगा, और आप कोशिश करना कि वो सारी बातें आपको कैच हो जाएं, ताकि अगर इसके राउंड ऑफ के अंदर भी कोई क्वेश्चन कहीं से डिज़ाइन होता है तो आप उसको बिल्कुल करेक्ट भी करें, राइट? ओके, तो पहले तो हम बात करते हैं कि इसका नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है, राइट? कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन रेफर्स टू कंपटीशन बिटवीन टू और मोर स्पीसीज, राइट? हालांकि बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि दो ही, ये बातें हमारी हुई थी कि मोर देन टू स्पीसीज भी आपस में कम्पीट कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि स्पीसीज जो कम्पीट कर रही हैं, दे आर कम्पीटिंग फॉर सम लिमिटिंग रिसोर्स। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब तक कोई चीज़ कम नहीं पड़ती उसके लिए झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो कंपटीशन तभी होगा, कितनों के बीच में होगा वो अलग बात है, जिनके बीच में भी होगा वो जिस रिसोर्स के लिए होगा दैट शुड बी लिमिटेड, दैट शुड बी लिमिटेड। लिमिटेड होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो अनलिमिटेड है तो झगड़ा हो ही नहीं सकता ना। तो रिसोर्स शुड बी लिमिटेड, राइट? दिस लिमिटिंग रिसोर्स कैन बी फूड, है ना, ये न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, मैट्स भी हो सकता है कि रिप्रोडक्शन के लिए जो मैटिंग पार्टनर है उनके लिए हो रहा होगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या यहाँ पे? हाँ, ये इंट्रा स्पेसिफिक में तो सही है, लेकिन इंटर स्पेसिफिक में ये बात सही नहीं होती है। तो जरूरी नहीं कि आपके पास जो मैटर है वो ऑल टुगेदर उसमें सारा कुछ सही होगा, हो सकता है उसमें कुछ गलत भी हो, तो आपको पता होना चाहिए, राइट? तो एक स्पीसीज वाले दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को मैटिंग पार्टनर के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि ये स्पीसीज की बाउंड्री से बाहर की बात हो जाती है, तो ये नहीं हो सकता, राइट? हाँ, नेस्टिंग साइट्स के लिए दो स्पीसीज आपस में स्ट्रगल कर सकती हैं। तो एनीथिंग फॉर विच डिमांड इज ग्रेटर, ऐसा रिसोर्स जो रिक्वायर्ड ज़्यादा होता है लेकिन वो उपलब्ध कम होता है, तो दैट विल बी लिमिटिंग, और लिमिटिंग के लिए वो आपस में compete कर सकती है, राइट? व्हेन वन स्पीसीज इज ए बेटर कंपिटिटर,
बेटर कम्पिटिटर का मतलब जिसके अडेप्टेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेटर कम्पीट वही कर सकता है जिसकी काबिलियत अच्छी होती है, तो अडेप्टेशन जिसके स्ट्रॉन्ग होते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नेगेटिवली influences the other species by reducing population size and growth rates, which in turn affect the population dynamics of the competitor species or the second species। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर स्पीसीज 1 स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ऑफ अडेप्टेशन, इन द सेंस ऑफ कि वो बेटर कंपटीटर है, तो वो स्पीसीज 1 को क्या क्या करने वाला है, वो उसके पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देगा, या तो पॉपुलेशन साइज को रिड्यूस कर देगा या उसकी ग्रोथ रेट, क्योंकि ग्रोथ रेट से ही पॉपुलेशन साइज डिपेंड करती है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका नतीजा यही निकलेगा कि इट इज़ रिड्यूसिंग इट्स पॉपुलेशन साइज एंड रिड्यूस हो जाएगा। तो जो लेस कम्पिटिटिव स्पीसीज है उसका नंबर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और जो मोस्ट कम्पिटिटिव स्पीसीज होती है उसका नंबर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। राइट, तो दिस इज द आउटकम। तो जो हमारा मॉडल है, द लोटका-वोल्टेरा मॉडल ऑफ इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन is a simple mathematical model that can be used to understand कि how different factors, ये जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो कैसे प्रभावित करती हैं कि नतीजा क्या आएगा। राइट, नतीजे ये थे ना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हम मॉडल की सहायता से कैसे बता पाएंगे कि हमारा जो इंटरेक्शन है या उसमें हमारे पास जो इनपुट डाटा हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नतीजा क्या निकलने वाला है, वो हम यहाँ से बता पाएंगे। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंसेस की बात करें कि जो कम्पिटिटिव इंटरेक्शंस जब ऑर्गेनिजम्स या स्पीसीज के बीच में होती हैं कैन हैव ए ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन स्पीसीज के इवोल्यूशन पे इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कि जिसका नंबर धीरे धीरे कम हो जाएगा उसके इवोल्यूशन के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। कम्युनिटी की स्ट्रक्चर, क्योंकि कम्युनिटी की स्ट्रक्चर में जो स्पीसीज हैं वो काउंट होती हैं तो उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो विच स्पीसीज कोएग्जिस्ट, कौन कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती किसी दूसरी स्पीसीज के रेफरेंस में, इसका रिलेटिव अबंडेंस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें एन पे डिपेंड करती हैं, पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करती है, तो प्रभावित हो जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज, कि वैद्य आखिर अगर कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है तो वो उनके साथ में नहीं रहना चाहेगी। तो मॉडलिंग दीज इंट्रैक्शंस प्रोवाइड्स ए यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर प्रिडिक्टिंग आउटकम्स, कि हम अलग अलग प्रकार के जो आउटकम्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं कि कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका अबंडेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी स्पीसीज के साथ मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो ऐसे इसके आउटकम हो सकते हैं। ओके, तो ये जो मैटर है कि जैसे हम जिस बात को समझना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है कि हम इस चीज़ का आंसर इस मॉडल से कैसे दे पाएंगे कि अंडर व्हाट कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस का मतलब अंडर व्हाट कंडीशंस कैन टू स्पीसीज कोएग्जिस्ट, कि ऐसा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दो स्पीसीज आपस में कोएग्जिस्ट करें, और अंडर व्हाट कंडीशंस डज वन स्पीसीज कम्पीट आउट अनदर, एक दूसरे को हरा दे। तो क्या होने पे साथ रहेंगी और क्या होने पे दोनों में से एक रहेगी, एक हार जाएगी। तो इस चीज़ का आंसर हम यहाँ से निकालेंगे। ओके, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, तो मैथमेटिकल मॉडल के अंदर जो इनपुट होता है वो कुछ डाटा होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, और ये फिगर्स है ये चेंजेबल हैं कि अलग अलग कंडीशंस में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो दैट आर कॉल्ड एज वेरिएबल, कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे पॉपुलेशन साइज है ये फ्लक्चुएट करती है, तो पॉपुलेशन साइज को हम एन से डिनोट करते हैं, हम जानते हैं। टाइम है that is denoted by small t, carrying capacity denoted by capital K, intrinsic rate of growth that is b minus b जो हम rate निकालते हैं denoted by small r, and competition coefficient that is denoted by alpha, not a. This is the competition coefficient, यानी कि जब स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 आपस में compete कर रही होती है, क्योंकि मैटर हमारा कंपटीशन का ही है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन का है। तो ये जो दोनों स्पीसीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है उसके मैग्नीट्यूड को,
कि इसका लेवल जो है उस लेवल को हम मैथमेटिकली फिगर आउट करते हैं, और फिगर आउट करने के लिए हम जो कोफिशिएंट यूज़ करते हैं दैट कोफिशिएंट इज कॉल्ड एज अल्फा। तो हमारा जो पूरा मॉडल रहेगा या हमारा जो पूरा कैलकुलेशन वर्क रहेगा उसमें केवल यही चीज़ें आनी है कि हमें पॉपुलेशन साइज, टाइम, कैरिंग कैपेसिटी, आर, कंप्यूटेशन कोफिशिएंट, ये सारे हमें यूज़ करने पड़ेंगे और इनके बारे में हम पहले से जान लेंगे। देखिए ये कुछ जो इक्वेशंस हैं इनको हम पहले से जानते हैं। वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर जो चेंज है दिस इज dn ओवर dt, दिस इज डिनोटेड बाय r max into n, राइट। ये जो मैटर है ये एप्लीकेबल होता है जब मैटर एक्सपोनेंशियल का हो, लेकिन हमें पता है कि इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने चाहिए, लेकिन वी नो दैट रिसोर्सेज अनलिमिटेड हम अप्लाई नहीं कर सकते और नेचर में अवेलेबिलिटी उनकी अनलिमिटेड नहीं होती है, वो लिमिटेड होते हैं। तो स्पीसीज़ को हमेशा या पॉपुलेशन को हमेशा एक अपर लिमिट के साथ में ग्रो करना पड़ता है। तो हमारा जो ग्रोथ है दैट इज लॉजिस्टिक, और लॉजिस्टिक इक्वेशन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि हमारा जो आर है और जो एन है उसके बीच में हमें ये पैरामीटर ओ डालना पड़ता है। दिस इज के माइनस एन डिवाइडेड बाई टी। तो k इज द कैरिंग कैपेसिटी और n पॉपुलेशन साइज होती है। तो हमें पता था कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो ग्रोथ लॉजिस्टिक के अंदर कैरिंग कैपेसिटी की तरफ जाते जाते जो स्लो हो जाती है उसका कारण यही पैरामीटर था कि इसके कारण से ग्रोथ हमारी स्लोवर होती चली जाती है और लास्ट में कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर ग्रोथ हमारी नियर टू जीरो चली जाती है, राइट। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, इन सबको हम पहले से जानते हैं। इन चीज़ों को यहाँ पे डालने के पीछे कारण ये था कि हम ये कह रहे हैं कि स्पीसीज 1 अगर स्पीसीज 2 को compete आउट करती है, अगर ये स्पीसीज जीत जाती है, ये हार जाती है, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि स्पीसीज 1 compete आउट स्पीसीज 2, राइट। तो ये तो सिंपल सी बात है कि पहली स्पीसीज ने दूसरी को हरा दिया, लेकिन हराया कैसे जाता है? ये तरीका क्या होता है हराने का? हराने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसके नंबर अभी यहाँ पे 500 था इसका नंबर, तो ये नंबर 500 से गिरते गिरते 0 हो जाए, राइट। दिस इज कम्पीट आउट, कि उसको हरा दिया, अब उसका नंबर है वो वहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो कम्पीट आउट करना है कि इसके नंबर को गिरा रहा है, इधर मान लीजिए इसका नंबर 250 था तो वो बढ़ जाएगा, वो सपोज 350 पहुँच गया, क्योंकि जब ये डिक्रीज हो रहा है तो जो रिसोर्सेज हैं वो इसके द्वारा कंज्यूम हो रहे हैं, तो उनसे इसका नंबर राइज हो रहा है। तो रिसोर्स के लिए तो लड़ाई थी, और रिसोर्स अगर दूसरा कम यूज़ कर पा रहा है तो फ़ायदा किसको मिलेगा? फ़ायदा इधर वाले को मिलेगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर किसी को हराया जा रहा है तो डेफिनेटली उसका नंबर कम किया जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन साइज रिड्यूस की जाती है, ग्रोथ रेट कम हो जाती है, आर छोटा हो जाएगा, और आर छोटा हो जाएगा तो धीरे धीरे जो एन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो किसी को हराने का मतलब उसका एन छोटा करना है, राइट। तो एन छोटा करने के लिए कि पॉपुलेशन साइज कैसे कम हो जाती है या पॉपुलेशन साइज में रिडक्शन कैसे आता है, तो उन चीज़ों के लिए हमें कैरिंग कैपेसिटी, अगर किसी की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उसका नंबर उससे नीचे ही रहेगा ना। तो कैरिंग कैपेसिटी किस प्रकार से चेंज की जा सकती है, किसी को पॉपुलेशन बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ग्रोथ का कनेक्शन इसी चीज़ से है कि अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ग्रोथ यहाँ पे इनहिबिट हो रही है। तो ग्रोथ क्या थी वो तो हम थ्योरेटिकली जानते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन वाइज क्या होती है वो भी हमें पता है। हाँ, एक्सपोनेंशियल का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल अपर लिमिट के साथ में होता ही नहीं है, और जब एक्सपोनेंशियल होती है तो किसी के साथ में ऐसा स्ट्रगल भी नहीं होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तभी होता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने पे इंटरस्पेस पे कंपटीशन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें थी सिंपल बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ओके, अब हम इनको समझते हैं।
मेथड क्या हम यूज़ करेंगे या हम किस प्रकार से इस पे काम करते हैं, ये हमारी लॉजिस्टिक इक्वेशन होती है। राइट, जिसको हम जानते हैं कि हम dn/dt इज अ चेंज इन पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन में जो चेंज आएगा वो dn/dt के रूप में होता है और उसको हम इन पैरामीटर्स के द्वारा उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। राइट, ठीक है। द फर्स्ट टर्म इन द राइट साइड, फर्स्ट टर्म इन द राइट साइड का मतलब है दिस इज द Rn, द फर्स्ट टर्म। राइट, ये राइट साइड है इक्वेशन का पूरा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान है। तो जो राइट हैंड साइड है उसका जो पहला टर्म है दिस इज द Rn, R का मतलब दिस इज द रेट एंड दिस इज द नंबर। द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज R, टाइम्स का मतलब दिस इज मल्टीप्लाइड, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो दिस इज द टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाइड द पॉपुलेशन साइज। तो जो R और N हमने लिया है कि R को हमने R से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये बताता है कि आपको डिस्क्राइब्स ए पॉपुलेशन ग्रोथ इन द अब्सेंस ऑफ कंपटीशन। क्योंकि जब हम एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं तो एक्सपोनेंशियल तो इसी से निकल जाती है। लॉजिस्टिक में हम केवल ये पैरामीटर इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, सेकंड पैरामीटर। राइट, तो इतना भाग क्या है, विदाउट कंपटीशन वाला मैटर है, विदाउट कंपटीशन। राइट, ठीक है। द सेकंड टर्म का मतलब दिस वन, k minus n divided by k, this is the second term। तो जो सेकंड वाला पार्ट है दैट इज इनकॉर्पोरेट इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ये k माइनस एन डिवाइडेड बाई k कि रिसोर्स कितनों के लिए था, कितने अब तक है इसके अंदर और अब उसमें और कितनी कमी आती जाएगी, दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो जो आपने लॉजिस्टिक इक्वेशन समझी थी उसका एक भाग विदाउट कंपटीशन को डिनोट करता है और दूसरा भाग इंट्रा को डिनोट करता है। लेकिन हम इस मॉडल में इंट्रा की बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पे इंटर की बात करने वाले हैं। तो राइट, दिस डिनोट्स इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब कि इस स्पीसीज के कम होंगे तो ये कम हो जाएगा, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज ए डेंसिटी डिपेंडेंट कंपटीशन। कि जो इंट्रा होता है दैट इज डेंसिटी डिपेंडेंट। राइट, इनटू द मॉडल एंड टैक्स ए वैल्यू ऑफ 0 to 1 कि जो k माइनस एन ओवर k है, इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है। 0 से 1 तक का मतलब ये है कि जब आप 0 बोलेंगे, 0 बोलने का मतलब है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन 0। राइट, और 1 का मतलब ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं कि k माइनस एन ओवर k इज इक्वल टू 0। राइट, तो ये कब हो सकता है? k माइनस एन ओवर k आपका 0 कब आएगा? जैसे आपके पास k की वैल्यू 2 है, आप 2 में से 2 को ही माइनस करके 2 से ही करें तो दिस विल बी 0। यानी कि k इज इक्वल टू एन होने पे ऐसा होता है। यानी कि जब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाती है तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। और इसकी वैल्यू 1 कब हो सकती है? k माइनस एन ओवर k इज इक्वल टू 1। ये कब होगी? जब आप 2 में से 0 माइनस करके 2 से ही डिवाइड करें तो 1 आएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 0। राइट, तो n इज इक्वल टू 0 होगा तो उस समय पे हमारे इस पैरामीटर की वैल्यू kn माइनस एन ओवर की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। 1 कब हो? जब n इज इक्वल टू 0। और कम से कम इसकी वैल्यू 0 हो सकती है कब हो? जब पॉपुलेशन हमारी कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर जाती है। तो अभी तो हमने लॉजिस्टिक इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड के जो दोनों भाग थे हमने उनका मतलब समझा कि कौन से भाग में क्या है और उसका मैसेज क्या होता है। ठीक है,
एज ए पॉपुलेशन साइज एन अप्रोचेज कैरिंग कैपेसिटी के, तो जो न्यूमरेटर है कि जैसे जैसे हमारा एन के बराबर हो जाएगा, ये वाला मैटर जब ऐसा हो जाएगा तो जो न्यूमरेटर है यानी कि के माइनस एन वो बिकम स्मॉलर, और लेकिन के है वो तो उतना ही रहेगा, इसलिए जो सेकंड टर्म है वो छोटा होता चला जाएगा। तो जब आप ये कह रहे हैं कि के माइनस एन इज इक्वल टू के 1 है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और n इज इक्वल टू मान लीजिए कि x हुआ, तो क्या हो जाएगा कि k में से आपने कुछ घटाया और फिर k से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। अगर आपने n को बढ़ाते बढ़ाते k कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो हमारा k माइनस k, क्योंकि n को आपने k बना दिया, n डिवाइडेड बाई k, तो 0 बटा k इज इक्वल टू 0। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं, ये बात वही है कि अगर शुरू में कोई नहीं होता है तो हमारे इस पैरामीटर की वैल्यू हाईएस्ट होती है। जैसे जैसे n में कुछ इंक्रीजमेंट आएगा हमारा पैरामीटर उससे छोटा हो जाएगा। और अगर ये n अप्रोचेज टू कैरिंग कैपेसिटी यानी कि n अगर k के बराबर होने लग जाएगा, तो कैरिंग कैपेसिटी के आसपास अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा ये पैरामीटर वैल्यू वाइज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन था सेम वही बात है, केवल उसको मैथमेटिकली बताया जा रहा है यहाँ पे। आपको जहाँ भी दिक्कत लगे ना आप मेरे को बोल दीजिएगा। अभी तक बातें समझ में आ रही? ठीक है। द एडिशन ऑफ दिस टर्म describes a rate of population growth that slows down a population size increase until the population reaches its carrying capacity, right? आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, या इस लाइन का मैसेज ये है कि हम ये कह रहे थे कि आर एन और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे के माइनस एन बटा के से, ये चीज़ हमारी कांस्टेंट रहेगी, राइट। और कांस्टेंट चीज़ को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो धीरे धीरे रिड्यूस होगी। जैसे जैसे हमारा एन के की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये छोटा होता चला जाएगा। यानी कि अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू को बार बार छोटी और छोटी और छोटी से गुणा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है डी एन ओवर डी टी वो पहले से और छोटी, पहले से और छोटी, पहले से और छोटी ऐसे होती चली जाएगी। कब? जब हमारा एन धीरे धीरे के की तरफ बढ़ रहा हो, राइट। तो ये वही बात है जो हम ग्राफ से भी समझते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि द ग्रोथ कर्व डिस्क्राइब्ड बाय द लॉजिस्टिक इक्वेशन इज सिग्मोइड, ठीक है, वो सिग्मोइड तभी आता है। एंड द रेट ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब यही है कि दैट इज द इंट्रा स्पेसिफिक कंप्यूटेशन, कि हमारा ये पैरामीटर पहले से कितने हैं, यानी कि k माइनस एन ओवर k, इसमें जो वेरिएबल है दैट इज द n। हालांकि होने को तो k भी वेरिएबल होता है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर k को तो कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन n धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वेरिएबल तो एक ही है ये। तो इस पूरे पार्ट का जो आउटकम है वो केवल एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि ये छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग निकलेगा, बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो हमारा ग्राफ जो सिग्मोइड होता है, राइट, यानी कि जो रेट ऑफ जो ग्रोथ आती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी का मतलब हमारी साइज क्या है या वो एन का नंबर क्या है। ओके, तो ये तो लॉजिस्टिक इक्वेशन की बात हुई थी। लेकिन जब बात इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की हो, जब कंपटीशन का मामला होगा तो दो स्पीसीज होंगी, राइट। तो दो स्पीसीज होने का मतलब ये है कि स्पीसीज 1 भी अपने हिसाब से अपना लॉजिस्टिक फॉलो कर रही है, राइट, एंड स्पीसीज 2 भी अपना लॉजिस्टिक फॉलो कर रही है, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन 1 कि आपने कहा dn1 over dt, so this is the change in the size of population of species 1। आपने किया क्या, पहले का स्पीसीज 1 का रेट क्या है, स्पीसीज 1 का नंबर क्या है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि दिस इज k1 उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और उसमें अभी हैं कितने, और उसकी कैरिंग कैपेसिटी में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इतना पार्ट तो हमारा वही है जो हम सिंपल लॉजिस्टिक इक्वेशन में देखते हैं, ये भी होता है और ये भी होता है, राइट। इसमें एक चीज़ फर्दर ऐड कर दी है जब हमने इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को इंक्लूड किया।
तो हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें से एक चीज़ हमने माइनस कर दी है, दिस इज अल्फा, दिस इज 1 2 मल्टीप्लाइड बाई n2। तो ये पैरामीटर इसमें हमने फर्दर ऐड कर दिया। और हमने इसका रिलेशन कैसा लिया है, यहाँ पे इसको हमने फर्दर इसमें से माइनस किया। ओके, तो पहले तो हम समझते हैं कि हमने इसमें ये किया क्या है और क्यों किया है, इसका मतलब क्या है और इसको हमने यहाँ पे क्यों डाला है। ये विजिबल है ना आपको? यस सर। ठीक है। ओके, हम बात कर रहे हैं किसी कम्युनिटी की, ठीक है, और इस कम्युनिटी में दो ही स्पीसीज है, 2 स्पीसीज, स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2, ठीक है। ये केवल हम हाइपोथेटिकल मान रहे हैं, बाकी कम्युनिटी में तो बहुत स्पीसीज होती है। ओके, तो सपोज यहाँ पे इसका जो रिसोर्स है, क्योंकि कंपटीशन इंटर वाला है तो रिसोर्स कॉमन ही होगा, तो कोई कॉमन रिसोर्स है, राइट, तो उनके लिए compete कर रहे हैं। तो पहली बात कि जब स्पीसीज 1 को अपना ग्रोथ देना है, राइट, तो स्पीसीज 1 को अपना ग्रोथ देना है, वो पहले से ही लॉजिस्टिक है, एक्सपोनेंशियल तो कोई दे ही नहीं सकता, तो पहले से ही उसको लॉजिस्टिक ग्रोथ देनी है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ देनी है तो इतना पार्ट तो उसके पास पहले से ही है, इसको तो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो इंट्रा का मामला है, डेंसिटी डिपेंडेंट, ये तो उस स्पीसीज की बात है, तो इतना तो उसका लॉजिस्टिक होने पे होगा ही होगा, राइट। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि दोनों का आउटकम क्या होगा, हराएंगे, कौन हराएगा, पॉपुलेशन साइज कम होगी ज़्यादा होगी, तो पॉपुलेशन साइज में क्या चेंज आएगा वो तो ये बता देगा कि dn/dt क्या बताता है, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, और हमारा आउटकम यही है कि हम साइज में चेंज क्या आएगा, बढ़ेगी तो ये जीत जाएगी, घटेगी तो ये हार जाएगी, राइट। तो चेंज इन पॉपुलेशन साइज तो हमारा ये पैरामीटर हमें बता देगा। और राइट हैंड साइड में जो पार्ट है इक्वेशन का, उसमें इतना पार्ट हमने बता दिया कि दिस इज फॉर इंट्रा स्पेसिफिक। ओके, अब देखिए क्या था कि इसकी खुद की ग्रोथ लॉजिस्टिक चलेगी, यस, ये आपको फॉलो ही करना है। लॉजिस्टिक चलेगी इसका मतलब ये है कि रिसोर्स के अकॉर्डिंग इसका एक कैरिंग कैपेसिटी होगा, यही मतलब होता है कि इसका एक अपना कैरिंग कैपेसिटी होगा, जिसको आपने K1 बोल दिया। ओके, लेकिन हमारे रिसोर्स को ये स्पीसीज तो यूज कर ही रही है, दूसरी स्पीसीज भी इसी रिसोर्स को यूज करती है, तभी तो ये आपस में compete कर रहे हैं, राइट। तो सेकंड स्पीसीज भी जब इसको यूज करेगी तो जो अवेलेबल रिसोर्स है, केवल आप इस बात को समझना कि जब दूसरी स्पीसीज भी इसी को कंज्यूम करेगी तो अवेलेबल रिसोर्स फॉर स्पीसीज 1 पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कि पहले से ये इसको कंज्यूम कर रही है और ये भी इतना रिसोर्स ज़्यादा नहीं है कि एक्सपोनेंशियल दे, ये बेचारी खुद भी लॉजिस्टिक दे रही है, तो पहले से ही अपर लिमिट के साथ में इसका ग्रोथ है। और फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि दूसरी स्पीसीज भी ये जिसको यूज़ कर रही है उसी को दूसरी भी करना चाहती है, तो जब दूसरी थोड़ा बहुत इसमें से कंज्यूम कर लेगी तो इसकी लॉजिस्टिक के ऊपर तो नेगेटिव ही आना है ना, कि जितनी कैरिंग कैपेसिटी इसकी होनी चाहिए थी क्या उतनी रहेगी या उससे कम हो जाएगी, उससे तो कम हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्स कोई दूसरा और कंज्यूम कर रहा है, दिस लाइन। तो जब दूसरी स्पीसीज भी इसी रिसोर्स को यूज करेगी तो जो अवेलेबल रिसोर्स की मात्रा है स्पीसीज 1 के लिए वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अब ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई कि जब दूसरी स्पीसीज भी वही कंज्यूम कर रही है तो पहले के लिए कम बचेगा, आप ऐसा कहना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे समझाएं, तो इस चीज़ को मैथमेटिकली समझाने के लिए हमने ये पैरामीटर इसमें डाला है, राइट।
और रिड्यूस कर देगी, दूसरी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे इस पैरामीटर में हमने नेगेटिव मार्क डाला, इसको हमने माइनस किया इसमें से, राइट। एक्चुअल में जो स्पीड है उसके लिए तो ये है कि इससे बढ़ता है सब कुछ, ये एक्सपोनेंशियल जैसा है ना, कि इससे सब फास्ट आएगा, मल्टीप्लाइड है, कि एक चीज़ को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर और भी बड़ा हो जाता है। लेकिन इस फिगर का ब्रेक कहाँ पे था, फिगर का ब्रेक यहाँ पे kn-1 डिवाइडेड बाई k, इससे धीरे धीरे ब्रेक लग जाएगा, जीरो हो जाएगा dn/dt। और इस ब्रेक में एक सुपर ब्रेक और लग गया, कि एक्स्ट्रा ब्रेक लग गया, एक दूसरी चीज़ और इसमें प्रॉब्लम कर रही है, दिस वन, कि ये पैरामीटर इसमें क्या करेगा कि जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू का इसमें से हम रिलेशन कैसा ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो इसमें से कम होगा, तो पहले से ये कम है, कम में से और कम होगा, तो हमारा dn/dt और स्लो हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द सेल्फ प्रॉब्लम, कि इतना भाग तो सेल्फ की वजह से प्रॉब्लम था उसको, इंट्रा, और ये सेकंड स्पीसीज की वजह से प्रॉब्लम है, कंपटीटर जो है ना, सेकंड स्पीसीज जो कंपटीटर है, ये उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, उसका मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन है, कि उसकी प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली कंट्रीब्यूशन वाइज कितना लेंगे। अब इसमें क्या क्या है वो देख लीजिए, इसमें देखिए वन इज अल्फा, तो अल्फा इज कंपटीशन कोफिशिएंट, ये कंपटीशन कोफिशिएंट है कि जो इनके बीच में रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, उसका एक प्रकार का कोफिशिएंट हमने ले लिया। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, जो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कुछ कि ये कोई हम रियल में कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको हाइपोथेटिकली एज्यूम कर सकते हैं कि कंपटीशन कोफिशिएंट की वैल्यू हम ऐसी ले रहे हैं, राइट। और कंपटीशन कोफिशिएंट के वैल्यू का जो पार्ट अल्फा था, यहाँ पे देखिए सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखा हुआ है 1 2, राइट। तो 1 2 का क्या मीनिंग है, 1 2 का मीनिंग क्या है, आप इस 1 2 को ऐसे लीजिए कि दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज 2, राइट। मीन कि स्पीसीज 2 वालों को, क्योंकि ये हम dn/dt चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 1 बता रहे हैं, कि स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन में क्या चेंज आएगा वो हम निकाल रहे हैं। तो पॉपुलेशन 1 में जो नेगेटिव प्रभाव डालेगा वो खुद का तो ये पार्ट हमने ले लिया था, और दूसरी स्पीसीज जो डालेगी, तो दूसरी स्पीसीज वालों की वजह से पहली के ऊपर जो कंपटीशन है उसका फोर्स, कि दिस द कोफिशिएंट का मतलब तो अल्फा ये, लेकिन अल्फा के नीचे हमने जो 1 2 लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि स्पीसीज 2 वाले स्पीसीज 1 को जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, दैट इज अल्फा 1 2। तो दिस इज द पार्ट कि सेकंड वाले फर्स्ट को जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा 1 2, राइट। और ये प्रॉब्लम कितनी छोटी होगी या बड़ी होगी, इसका पता हमें कब लगेगा, जब हम इसको मल्टीप्लाइड कर दें कि दूसरी स्पीसीज में हैं कितने सारे। तो जब हमने n2 ले लिया तो एक कितनी प्रॉब्लम डालता है, दैट इज अल्फा 1 2, और दूसरी में है कितने सारे, तो दैट इज n2। तो आपने उनके नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दूसरी स्पीसीज के जितने भी हैं दैट आर n2, उन सब की वजह से पहली स्पीसीज वालों को टोटल कितनी दिक्कत होगी, दैट इज अल्फा 1 2 एंड 2, राइट। तो किसी भी समय पे दूसरी स्पीसीज वाले कितने हैं, दैट इज n2, और उनसे टोटल प्रॉब्लम कितनी होगी हमारी स्पीसीज फर्स्ट को, दिस इज अल्फा n2 मल्टीप्लाइड बाई n2। और ये प्रॉब्लम है तो पहले वाले के साथ में इसका रिलेशन हम यहाँ पे माइनस के रूप में डाल रखा है हमने, कि दैट विल बी द एडिशनल माइनस, कि पहले से ही ये पार्ट रिडक्शन के लिए है, ये इसमें फर्दर और रिडक्शन हो जाएगा। तो दिस इज द मैटर फॉर स्पीसीज 1, कि स्पीसीज 1 में जो ग्रोथ आएगी उसके लिए 2-3 बातें हैं, कि ये तो वो चाहता है, ये तो उसके इंट्रिंसिक है, कि इतना तो वो चाहता है कि मैं इतना दे दूँ, लेकिन वो दे नहीं सकता क्योंकि एनवायरनमेंट उसको रोक देता है। तो एनवायरनमेंट की वजह से उस पर जो कैरिंग कैपेसिटी लग रही है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ग्रोथ पे, वो तो पैरामीटर हमारा यहाँ रहा। अब यहाँ पे अकेले की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंटर की बात हो रही है, तो इंटर में दूसरी स्पीसीज वाले भी दिक्कत करेंगे, तो दूसरी स्पीसीज वाले कितनी दिक्कत करेंगे वो यहाँ पे है।
अकेले से कितनी दिक्कत है और सारे मिलके कितनी दिक्कत करते हैं, दैट इज जस्ट लाइक अल्फा 1 to n2, और ये प्रॉब्लम इसके साथ में है तो सिग्न ऑफ माइनस। तो ओवरऑल जो इस पे रिलेशन आ गया कि ये जो पूरा पार्ट है कि दिस इज द ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट, कि दिस इज द पार्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वाले को भी हमने पुट कर दिया, इंट्रा वाला पहले से ले रखा था। तो अब इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों प्रकार के कंपटीशन होने के बाद वो स्पीसीज अपने आर और एन को यूज करके कितना चेंज करेगी, अब हमारी इक्वेशन ये बता रही है, राइट। तो अकेली होती तो केवल इतना सा पार्ट था इक्वेशन में, अब दूसरी भी साथ में है तो हमने इसमें फर्दर एडिशन कर दिया। तो ये पहली स्पीसीज की पॉपुलेशन साइज में क्या चेंज आएगा वो हमने यहाँ से देख लिया, और ऐसे ही दूसरी स्पीसीज की साइज में कितना चेंज आएगा, दिस इज dn2/dt। यहाँ पे दूसरी का रेट क्या है, दूसरी का साइज क्या है, दूसरी का k2, दूसरी का n2, ये आपका इंट्रा का पार्ट हो गया, इतना ये इतना इंट्रा स्पेसिफिक का पार्ट हो गया, राइट। और अब इसमें आपने फर्दर उसी प्रकार से क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया कि अल्फा, अब यहाँ पे स्पीसीज 2 का मामला है तो 2 पे प्रॉब्लम 1 वाले देंगे, तो रिलेशन हमारा ऐसे है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा 2 1, और ये प्रॉब्लम n जो होगा वो स्पीसीज 1 वालों की वजह से है, तो दिस इज अल्फा 2 1 n1 जो आपने यहाँ ले रखा है। दिस इज द पार्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो कोई प्रॉब्लम ना हो, समझिए बात को, अगर दूसरी स्पीसीज की कोई दिक्कत नहीं है तो उस समय पे आपका ये पैरामीटर नहीं होता है। जब दूसरी स्पीसीज नहीं होती है तो ये पैरामीटर इसमें से माइनस हो जाता है, राइट। नहीं, कंपीट आउट तो नतीजे की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी तो हम बता रहे हैं कि अगर कंपटीशन हो इंटर एंड इंट्रा तो इक्वेशन हमारी कैसी होगी। अभी हम रिजल्ट नहीं बता रहे, अभी हम केवल इतना बता रहे हैं कि जब इंट्रा होता है, ये लास्ट में आपको यही तो बता रहा हूँ कि जब इंट्रा नहीं होता है तो इक्वेशन हमारी इतनी सी होती है, ओनली इतनी सी, और जब इंट्रा भी नहीं होता यानी कि एनवायरनमेंट अनलिमिटेड हो जाए, जब अनलिमिटेड एनवायरनमेंट हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन केवल इतनी सी हो जाती है, राइट। तो दो चीज़ें हैं, चेंज तो होगा ही होगा। अगर अनलिमिटेड नहीं है, एनवायरनमेंट अनलिमिटेड है सपोज, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल, इतना पार्ट एक्सपो का होता है, और अगर लिमिटेड हो गया तो ये लॉजिस्टिक बन गया इतना सा पार्ट, और अगर दूसरी स्पीसीज भी प्रॉब्लम दे रही है तो ये लॉजिस्टिक तो है लेकिन विद कंपटीशन, इंटर कंपटीशन हो गया। तो मैथमेटिकली हमारा जो पार्ट है कि उसमें इंट्रा भी है, उसमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी है, तो ऐसी हालत में स्पीसीज 1 का चेंज कितना आएगा, दिस इज dn1/dt, ये यहाँ आपको दिया हुआ है। उसके लिए क्या क्या है, ये वाली चीज़ें क्या होती हैं ये आपने समझा। दूसरी स्पीसीज जैसे पहली में चेंज आएगा वो हमने देखा, वैसे ही दूसरी में भी चेंज आएगा वो भी हमने इक्वेशन से देख लिया। तो दोनों स्पीसीज का dn/dt क्या होगा जब इंटर एंड इंट्रा दोनों कंपटीशन काम कर रहे हैं, अभी हमने केवल इतना समझा है, राइट। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये सारी बातें दी हुई है, आपको ध्यान यहाँ पे रखना था कि जो अल्फा के नीचे आप लगाते हैं ना, जो सब स्क्रिप्ट आप लगाते हैं, ऑलवेज रेफर टू जो फर्स्ट नंबर जो होता है, जैसे आपने लिखा अल्फा 2 1, इसका मतलब ये है कि दिस इज द अफेक्टेड, तो स्पीसीज बीइंग अफेक्टेड, तो दिस इज अफेक्टेड स्पीसीज जिस पे फर्क पड़ रहा है, राइट। तो अल्फा 2 1 में अल्फा 1 2 लिखते हो तो क्या मतलब है, अल्फा 2 1 लिखते हो तो क्या मतलब है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर कुछ और इसमें बातें हैं जो आपको क्लियर करनी है।
कि यहाँ तक का तो हम समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे वन अल्फा A2, दिस इज अल्फा A2, यानी कि स्पीसीज 2 वालों का स्पीसीज 1 वालों के ऊपर इफेक्ट ये होता है कि जब हम dn1/dt निकाल रहे होते हैं ना, तो ये पैरामीटर हमारे पास आता है कि सेकंड वाले फर्स्ट वालों को क्या प्रॉब्लम दे रहे हैं। ठीक है, व्हेन अल्फा 1 2 इज लेस देन 1, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, द इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1, ये तो दिखाया आपने कि इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1, राइट। ठीक है, इज लेस देन, इसका मतलब क्या है, इस पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि दूसरी वाली स्पीसीज का पहले के ऊपर जो इफेक्ट है वो कम है, इज लेस देन, is less than the effect of species 1 on its own number। क्या आप इस बात को समझ पाए? देखो, जब हम कहते हैं कि अल्फा 1 2 इज लेस देन 1, इसका मतलब ये है कि स्पीसीज 2 का इम्पैक्ट ऑन स्पीसीज 1, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है, हमने इसी को तो लिखा है यहाँ पे, इज लेस देन इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन इट्स ओवन नंबर, यानी कि इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 या इम्पैक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 1। देखो, हम यहाँ पे यही तो ढूंढ रहे थे dn1/dt कि पहली स्पीसीज की पॉपुलेशन साइज में चेंज, तो उसमें दो ही चीज़ें कि दूसरे वाले क्या डाल रहे हैं और उसका खुद वाला क्या डाल रहा है। तो इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 on 1, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, कि पहली वालों पे ही जो प्रभाव पड़ता है वो, यानी कि एक स्पीसीज के दो इंडिविजुअल एक दूसरे को जो प्रभाव डालते हैं वो तो इंट्रा होता है, और दूसरी स्पीसीज वाले पहले को क्या डालते हैं, दिस इज इंटर, राइट। तो अब हमारी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, अब हमारी लैंग्वेज क्या बता रही है आपको, अब लैंग्वेज ये बता रही है कि जब आप ये कहते हैं कि अल्फा 1 2 की वैल्यू इज लेस देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, इट इज पुअर देन इंट्रा, कि जब किसी स्पीसीज के लिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इंट्रा से कम होता है तो हमारा अल्फा 1 2 की वैल्यू लेस देन 1 आती है। ऐसे आप कहें कि अल्फा 2 1 की वैल्यू है, दिस इज लेस देन 1, तो अब आप इसी चीज़ को उल्टा बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आप ये कहेंगे कि यहाँ पे आप कर देंगे कि स्पीसीज 1 का इम्पैक्ट 2 पे, राइट, और स्पीसीज 2 का इम्पैक्ट स्पीसीज 2 पे, तो बात तो वही आएगी कि इंटर इज लेस और इंट्रा बड़ा है, राइट। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं अल्फा 1 2, ये जैसे ग्रेटर देन की बात हो, तो पहली बात तो आपको समझ लेनी है कि इसका जो मतलब है कि अल्फा 1 2 इज लेस देन 1 का मतलब ये हो गया कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट डिनोट्स टू इंटर, और जब ये लेस देन 1 बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये इंट्रा से छोटा है, यानी कि उस स्पीसीज की बात करें तो उस स्पीसीज की कहानी, यानी कि स्पीसीज 1 की कहानी ऐसी है कि उसका दूसरी से जो कंपटीशन है वो उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है जितना उसका अपने अंदर जो कंपटीशन है वो बड़ा चल रहा है, राइट। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उसका उल्टा हो जाएगा। अगर अल्फा 1 2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो बड़ा है और इंट्रा छोटा है।
राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग कि लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, इट इज आस्क्ड इन ट्यूशन। तो हमें पता होना चाहिए कि ये पार्ट हमें क्या बताता है। और इसका मतलब ये है कि जब हम ग्रेटर देन बोल रहे होते हैं तो इंटर बड़ा होता है, और लेस देन बोल रहे होते हैं तो इंट्रा बड़ा होता है, राइट। तो यही बात है कि इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1 दिस इज द इंटर स्पेसिफिक, कि दूसरी का पहले के ऊपर इंटर ही होता है ना, तो इंटर इज ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन इट्स ओन नंबर, यानी कि इंट्रा छोटा। तो इंटर बड़ा और इंट्रा छोटा हो तो रिलेशन ऐसा है, तो ग्रेटर देन 1 आएगी वैल्यू, और लेस देन 1 आने पे इंट्रा बड़ा होता है, इंटर छोटा होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट जो होगा अल्फा 1 2 एंड द पॉपुलेशन साइज ऑफ n2, ये हमने मिला करके इसको यहाँ पे ले लिया था, ये टोटल मिला करके ये हो जाता है, उसको हमें इसमें से माइनस करना होता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट ये जो आपने पार्ट लिया कि अल्फा 2 1 मल्टीप्लाइड बाई n1, राइट। तो इसका एक्चुअल में जो मीनिंग है वो क्या निकलता है कि रिप्रेजेंट्स the effect of an equivalent number of individuals of species 1 and is included in the intraspecific competition। कि इसका मतलब कि स्पीसीज 2 वालों की वजह से 1 को जो प्रॉब्लम हो रही है, 1 वालों की वजह से 2 को प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम 1 वालों की वजह से 2 को हो रही है, तो 1 वालों का नंबर कितना है, तो ये चीज़ हम ऐसा बराबर सा मान लेते हैं, इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज 1। देखो बात यही थी कि हमारी स्पीसीज में चेंज होना है नंबर में, और उसमें आर एन है, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें और थी, एक था इसमें इंट्रा और एक था इसमें इंटर, राइट। तो हम इस इक्वेशन, हम इस पार्ट से कि ये जो पार्ट है दिस इज पार्ट फॉर इंटर, तो इसकी वैल्यू हमें ये बताती है कि ये, क्योंकि दिक्कत जो होती है वो रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को लेकर के, तो इक्विवेलेंट जैसा है कि ये नंबर और ये नंबर मिल कर के कि हमने इस पैरामीटर को इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी माइनस में था और ये भी माइनस में था, तो दोनों माइनस वाले जुड़ जाएंगे, तो मिल कर के रेट में माइनस करेंगे ना ये लोग। तो इस वाले पार्ट को, इंटर वाले को इंट्रा के अंदर जोड़ने के लिए हमने इसको इक्विवेलेंट मान लिया ऐसे कि पहले से ये तो काम करेगा ही करेगा, और दूसरे वाले इसमें जुड़ कर के इसमें कितना और बढ़ोतरी कर देंगे तो वो इसके अंदर ऐड हो गया। तो इसका नेचर, इंट्रा अलग चीज़ होती है, हालांकि इंटर अलग चीज़ होती है, लेकिन इंटर वाले का कंट्रीब्यूशन हमने इंट्रा जैसा मान लिया, और कितना मान लिया, दैट इज अल्फा n2 मल्टीप्लाइड बाई n1। तो ये इक्विवेलेंट हमने मान लिया कि इतना तो ये है और इतना इसमें इसके जैसा ये और जुड़ जाएगा, तो दोनों मिलकर के माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, राइट। तो इसका मतलब ये है। हालांकि होने को तो हमने जो समझा है वही बात है कि सेकंड वालों को फर्स्ट वालों से कितनी दिक्कत हो रही है और ये दिक्कत देने वाले कितने हैं, तो इसको मिलाकर के हमने इसमें जोड़ा है, इसलिए दोनों चीज़ें एक जैसी होगी कि ये भी इसमें से माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तो दोनों एक जैसी होगी ना, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और डेंसिटी डिपेंडेंट, तो ये डेंसिटी डिपेंडेंट है कि ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये इसमें ऐड हो जाएगा, या उसका वैल्यू उतना ही उसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो द अल्फा 2 1 n1 टर्म इन द सेकंड इक्वेशन इज इंटरप्रेटेड एज द सेम वे। तो अगर आप अल्फा 2 1 की बात करें या अल्फा 1 2 के अंदर आपने 2 वाले का 1 के साथ में लिया तो दिस इज n2। अगर आपकी इक्वेशन अल्फा 2 1 वाली है तो आपको यहाँ पे n1 लेना पड़ता है। तो इंटरप्रिटेशन हमारा सेम रहेगा कि जैसे हमने यहाँ इसके लिए समझा है वैसे हम दूसरी इक्वेशन के लिए समझ लेंगे, राइट। तो ये तो अभी बात हमने इतनी की कि हमारी इक्वेशन क्या है, उसमें पहली स्पीसीज की वजह से कितना पैरामीटर है, दूसरी की वजह से कितना पैरामीटर है, दूसरे के जो पैरामीटर हमने लिए हैं, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट के जो सब स्क्रिप्ट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, उसके साथ में हम जो n1 n2 है उसको मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल रहे होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हमारा काम चालू होता है कि अब हमें इसमें जो रियल वर्क करना है।
टू अंडरस्टैंड द प्रेडिक्शन कि नतीजा क्या निकलेगा ऑफ द मॉडल इज हेल्पफुल टू लुक एट ग्राफ्स दैट शो हाउ द साइज ऑफ ईच पॉपुलेशन यानी कि स्पीसीज 1 एंड 2 इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम नतीजा बता देंगे और डिक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। व्हेन वी स्टार्ट विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ स्पीसीज अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब पहली स्पीसीज की साइज़ क्या है, दूसरे की साइज़ क्या है, उसको हम अबंडेंस के रूप में लेते हैं। जैसे N1 छोटा है, लो N1, लो N2, हाई N1, N2 बड़ा हो, ऐसे। तो स्पीसीज 1 वाले कम हैं या ज़्यादा, 2 वाले कम हैं या ज़्यादा, उसको हम स्पीसीज अबंडेंस के रूप में ले रहे हैं, राइट। तो ये जो हमारे ग्राफ बनेंगे, उन ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? दीज ग्राफ्स आर कॉल्ड स्टेट स्पेस ग्राफ। तो लोटका वोल्टेरा मॉडल ये तो आपको ध्यान रह ही जाएगा, लेकिन लोटका वोल्टेरा मॉडल के अंदर जो ग्राफ्स होते हैं दे आर स्टेट स्पेस ग्राफ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन विच द अबंडेंस ऑफ पहली स्पीसीज को हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जब हम दो स्पीसीज की अबंडेंस को लोटका वोल्टेरा के जो ग्राफ हैं जिनको हम स्टेट स्पेस ग्राफ बोल रहे हैं, जब इसमें उनकी प्लॉटिंग करते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम स्पीसीज 1 की अबंडेंस को लेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, राइट। और वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे? स्पीसीज 2 की अबंडेंस को, अबंडेंस ऑफ स्पीसीज 2 ऑन द वाई एक्सिस, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम 1 की और वाई एक्सिस के ऊपर स्पीसीज सेकंड की जो अबंडेंस है उसको हम प्लॉटिंग करते हैं, उसकी वैल्यूज को हम वहाँ पे पुट करते हैं, ओके। ईच पॉइंट इन ए स्टेट ग्राफ रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन। इस ग्राफ में कोई भी एक पॉइंट होगा तो वहाँ पे जैसे आपने कहीं पे, जैसे मान लो कि आपने ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो आपने कहीं पे कोई भी पॉइंट लिया तो इस पॉइंट का मतलब यही होता है कि इसके ऊपर इधर जाएंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और इधर जाएंगे तो इस पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे ग्राफ में कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या बताता है? कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है ऑफ अबंडेंस ऑफ 2 स्पीसीज। इधर जाएंगे तो स्पीसीज 2 की अबंडेंस है, इधर जाएंगे तो स्पीसीज 1 की अबंडेंस होती है। For each species there is a straight line on the graph called zero isocline। तो हमारा जो ग्राफ है उसमें प्रत्येक जो स्पीसीज होती है उसकी एक स्ट्रेट लाइन जो हमें प्राप्त होती है, उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं जीरो आइसोक्लाइन। तो जीरो आइसोक्लाइन लाइन क्या होती है ये भी हम थोड़ी देर में इस ग्राफ में समझ लेते हैं, राइट। एनी गिवन पॉइंट अलोंग, कोई भी हम पॉइंट लें, फॉर एग्जांपल स्पीसीज 1 से जीरो आइसोक्लाइन रिप्रेजेंट a combination of abundance of the both species where the species 1 population does not increase or decrease, that is the zero isocline. The zero isocline for a species is calculated by setting dn over dt, not increase and decrease। नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज का मतलब ये है कि dn ओवर dt इज इक्वल टू जीरो, कि जब कोई चेंज नहीं आता है तो dn ओवर dt की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो कैलकुलेटिंग बाय सेटिंग dn ओवर dt जीरो आ जाती है। द ग्रोथ रेट इक्वल्स टू जीरो एंड सॉल्विंग फॉर n। तो ग्रोथ रेट जीरो होती है। समझिए बात को कि हमने यहाँ पे क्या बोला है या हमें क्या समझाना चाहता है, ठीक है। This is the x-axis, right, and this is the y-axis, ठीक है। x-axis के ऊपर हम स्पीसीज 1 को लेते हैं और y-axis के ऊपर हम स्पीसीज 2 की अबंडेंस को लेते हैं, अबंडेंस, राइट, ठीक है। तो अबंडेंस का मतलब हम पॉपुलेशन साइज n को ले रहे हैं, यानी कि n1 की बात होती है, राइट। तो दिस इज द n इज इक्वल टू 0 और दिस इज द n इज इक्वल टू k, राइट। तो ये स्पीसीज 1 के लिए तो हमने इसको यहाँ पे k1 बोल दिया। तो दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी फॉर स्पीसीज 1,
इस पॉइंट के ऊपर कैरिंग कैपेसिटी फॉर स्पीसीज 1। इसका मतलब ये है कि स्पीसीज 1 का नंबर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ज़्यादा से ज़्यादा K1 तक जा सकता है, क्योंकि K1 इज द लास्ट बाउंड्री जहाँ पे हमारा जो प्लॉट है, जो लॉजिस्टिक ग्राफ जो होता है वो आकर के फ्लैट हो जाता है। तो ये मामला तो सिंपल ये था कि स्पीसीज 1 का नंबर शुरू में कम होता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते लास्ट K1 से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो K1 इसी एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाया हुआ होता है और जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर 0 हो सकता है। अब यहाँ पे एक लाइन और डाली हुई है, this one. This line is called zero isocline line और ये जीरो आइसोक्लाइन लाइन N1 के लिए, so this is the zero isocline line. राइट देखिए दूसरी साइड में दूसरी स्पीसीज के कितने हैं वो दिखाए हुए हैं और दूसरी स्पीसीज वाले पहली स्पीसीज को जो प्रॉब्लम देते हैं दैट इज दिस पार्ट अल्फा 1 2, कि दूसरी वाले पहले को जो प्रॉब्लम देते हैं, राइट। और कितने हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू है कि आपने यहाँ लिया तो इतने हैं, अगर आपने यहाँ लिया तो इतने हैं, अगर आपने यहाँ लिया तो इतने हैं, ऐसे आपको वाई पे वैल्यू मिल जाएगी उसकी, राइट। आप यही तो लेते हैं, दिस इज N2, तो N2 इज गिवन ऑन वाई एक्सिस, कि N2 की वैल्यू तो हमें वाई एक्सिस के ऊपर दी हुई है, राइट। तो ग्राफ के किसी भी पॉइंट के ऊपर N1 वाले कितने हैं वो आप इधर देखेंगे तो मिल जाएंगे, राइट। अगर आपने ये पॉइंट लिया, अगर आप यहाँ से बात करें तो यहाँ से बात करने का मतलब ये है कि इतने तो N2 हैं, राइट, और इतने N1 हो, राइट। तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है वो पॉइंट ग्राफ के अंदर हालांकि कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा तो उस पर वाई और एक्स की वैल्यूज होती है, लेकिन आइसोक्लाइन का मतलब ये है कि आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हम N2 और N1 का निकालें तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, कि इतना N2 हो और इतना N1 हो, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन पॉइंट, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबंडेंसेस। स्पीसीज 1 की अबंडेंस आपने यहाँ पे ली N1 के रूप में और स्पीसीज 2 की अबंडेंस आपने ली N2 के रूप में। तो N1 और N2 का जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको प्राप्त होगा वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि dN/dt इज इक्वल टू 0 होता है, राइट। आपने अभी जो इक्वेशन ली थी कि दिस इज द R1 N1, राइट, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। आपने इसके बाद में K1 माइनस N1 डिवाइडेड बाई K1 ये लिया था और साथ में आपने इसमें ले लिया था अल्फा, दिस इज द 1 2, दिस इज द अल्फा 1 2 एंड N2 जो आपने इसमें माइनस किया था, राइट। तो कितने N1 है कितने N2 है किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो कितने N2 हैं कितने N1 हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इस कॉम्बिनेशन की वजह से कि कितने N1 हैं, अगर आप स्पीसीज 1 की बात करें तो कि dN1/dN/dt की बात करें तो आप टॉकिंग अबाउट स्पीसीज 1, तो ये आइसोक्लाइन लाइन स्पीसीज 1 की है, आइसोक्लाइन लाइन फॉर N1, यानी कि स्पीसीज 1 के लिए आइसोक्लाइन लाइन क्या होती है हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, राइट। तो ये उसकी पावर होती है कांस्टेंट, ये है ही है, ये उसका इंट्रा होता है, ठीक है, और ये उसका दूसरे के साथ में इंटर है, वो कॉम्पिटिशन है, राइट। तो कितने उसके खुद के हैं और कितने दूसरे वाले हैं ये हमें यहाँ से प्राप्त हो गया, और इतने होने पे उसका जो भी R होता है, राइट, ये कांस्टेंट वैल्यू हम मान लेते हैं, जितने N1 है N2 ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ अबंडेंसेस, तो उस अबंडेंसेस पे ऐसा R होते हुए dN/dt 0 हो जाए, राइट। तो ये हमारा आइसोक्लाइन लाइन का मतलब होता है कि अगर हम इस किसी भी पॉइंट पे बात करें, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इतने N2 हो और इतने N1 हो,
तो ग्रोथ जीरो हो जाएगी, राइट। सीधी सी बात है कि ग्रोथ डिपेंड करती है कि अगर इंट्रा कम हुआ, दो ही चीज़ें हैं, इंट्रा एंड इंट्रा। तो अगर आप इंट्रा को छोटा लेते हैं, एन को छोटा लेते हैं जैसे, तो n2 बड़ा होना चाहिए, तो वाई एक्सिस के ऊपर आपकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ बड़ा ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, n2 को छोटा ले लेते हैं, तो n1 आपका बड़ा होना चाहिए। तो ये स्लोप और स्ट्रेट लाइन तभी है कि अगर इंट्रा कम होगा तो इंटर बड़ा होना चाहिए, तभी ये ग्रोथ जीरो हो सकती है। या तो खुद के साथ में प्रॉब्लम बड़ी हो तो दूसरे के साथ में प्रॉब्लम छोटी हो तो ग्रोथ जीरो हो, या उसका उल्टा लेने की दूसरे के साथ में दिक्कत बड़ी हो, खुद के साथ में दिक्कत छोटी हो। तो ये n1 n2 एक कॉम्बिनेशन है जो हम x एंड y एक्सिस के ऊपर दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। और इसके बाद में जो कुछ एरोज यहाँ पे दिखाए हुए हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ किसी पॉइंट पे बात करते हैं, ये पॉइंट आइसोक्लाइन लाइन पे नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ n2 का नंबर है और n1 का नंबर है। तो इस पॉइंट के ऊपर आइसोक्लाइन नहीं है, ये आइसोक्लाइन लाइन के नीचे है, जिसका आइसोक्लाइन लाइन और उसके बिलो है ये, और ये अबव है इसके, ठीक है। ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो अगर आइसोक्लाइन लाइन से नीचे हमने कोई पॉइंट लिया और इस पॉइंट के ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन है n2 एंड n1, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्बिनेशन के ऊपर dn/dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो तो आइसोक्लाइन के होते हैं, आइसोक्लाइन से नीचे तो जीरो नहीं है, राइट। जीरो नहीं तो उसकी कोई वैल्यू होगी, और ये वैल्यू हम समझ सकते हैं। कैसे समझें हमारी बात को, कि हमें ये पता था कि यहाँ पे अभी हमारा n1 इतना सा है, राइट, और अभी उसकी अपर लिमिट इतनी हो सकती है। तो जब दूसरे वाले प्रॉब्लम उसको नहीं दे रहे हैं, अगर दूसरे वाले प्रॉब्लम दे रहे होते, अगर ये प्रॉब्लम दे रहे होते तो आपका पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ होता, तो इसका मतलब n1 तो इतने थे लेकिन n2 इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब ये dn/1/dt क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। तो सेकंड वाले इतनी प्रॉब्लम तो दे नहीं रहे कि जीरो हो जाए। अब सेकंड वालों का नंबर तो यहाँ पे इतना सा ही है ना, तो ये नंबर इनका कम है, तो नंबर इनका कम है तो ये प्रॉब्लम कम दे रहे हैं। आपने जो ये पैरामीटर था उसको इक्विवेलेंट भी लिया था अभी, कि हमने दोनों को एक जैसा मान करके उसको उसके बराबर जैसा ही मान लिया था। तो एट दिस पॉइंट कि ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो सेकंड वाली स्पीसीज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रही है, तो इस समय पे हमारी स्पीसीज 1 क्या करेगी, धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या जा सकती है, अपनी कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त कर लेगी। तो ये जो एरोज हैं, यहाँ पे ये जो एरो दिखाए जा रहे हैं, ये एरो आपको ये बता रहे हैं कि हमारा जो कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, इस लाइन से नीचे जो भी कॉम्बिनेशन होगा, तो उस कॉम्बिनेशन के ऊपर जो कंडीशंस n1 n2 की है उनके अकॉर्डिंग हमारी स्पीसीज 1, क्योंकि हमने आइसोक्लाइन स्पीसीज 1 के लिए समझा है, तो स्पीसीज 1 हमारी क्या करेगी, धीरे धीरे dn/dt इज इक्वल टू जीरो की तरफ मूव करेगी। अगर n2 है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैक्सिमम ये k1 तक पहुंच जाएगी। अगर मान लीजिए कि इतने से n2 है तो इतना होने पे ये यहाँ जा कर के जीरो, इस पर भी जीरो हो जाता है, इस पर भी जीरो हो जाता है। तो इसका बिहेवियर आप समझ सकते हैं कि कोई दूसरा नहीं है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिस्टिक के अकॉर्डिंग अपने k1 पे जाके रुक जाती है, दूसरा है तो k1 से पहले ही रुक जाएगी। अब कितने ज़्यादा हैं उसके अकॉर्डिंग उतना ही k1 से पहले रुक जाएगी वो, राइट। अगर आपने बहुत बड़ा ले लिया है तो दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कंपटीशन, तो मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है तो वो वहीं पे जीरो हो जाएगी, राइट। तो आइसोक्लाइन लाइन तो वो लाइन है जहाँ पे dn/dt जीरो होती है, लेकिन वो क्या है एक्चुअल में, वो n1 n2 यानी कि अबंडेंस ऑफ स्पीसीज 1 एंड अबंडेंस ऑफ स्पीसीज 2 का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिस कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज 1 की हम बात करें तो स्पीसीज 1 कोई ग्रोथ नहीं दे रही होती है। जीरो आइसोक्लाइन का मतलब नो ग्रोथ, नो चेंज, कि dn/dt इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर कोई हमारा पॉइंट इस आइसोक्लाइन लाइन से बाहर हो, तो अगर आपने पॉइंट को यहाँ मान लिया, दिस इज अबव द आइसोक्लाइन लाइन, तो अबव द आइसोक्लाइन लाइन पे लेते ही देखिए अब इसका n1 तो यहाँ जा रहा है और n2 यहाँ जा रहा है,
तो ये जो एरोज हैं कि अल्टीमेटली स्पीसीज को लॉजिस्टिक देना है और जो भी कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो नंबर है वो रिड्यूस होगा। तो दी जाता बिहेवियर कि पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में स्पीसीज 1 का बिहेवियर क्या आएगा। बिहेवियर का मतलब चेंज, dn/dt उसको हम चेंज बोल रहे हैं, उसके बारे में बातें। तो अगर पॉइंट हमारा बाहर है तो स्पीसीज आइसोक्लाइन लाइन की तरफ उसका चेंज ऐसा आएगा, राइट। और बिलो है तो हम ये एरोज रिप्रेजेंट उसको कर रहे होते हैं। नहीं, कैरिंग कैपेसिटी फिक्स का मतलब ये है कि जैसे आप इस पॉइंट से देखें तो यहाँ पे कोई ना कोई n2 आ जाएगा और ये एक कॉम्बिनेशन है, एक हाइपोथेटिकल कॉम्बिनेशन है कि अगर k1 से भी ज़्यादा हो, आपने कही वही तो बात है कि अगर n1 एक्सीड्स k1 तो आपका मैसेज तो यही था कि वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए। और एट ए टाइम अगर उसमें ऐसा कुछ नंबर ज़्यादा भी हो गया तो होना क्या है, नंबर रिड्यूस ही होना है, तो नंबर रिड्यूस ही हो रहा है, राइट। अगर नंबर कम है तो नंबर बढ़ ही रहा है, ऐसा मतलब है इसका। देखो बात ऐसी है, ये आपकी सिंपल लॉजिस्टिक इक्वेशन हम एक बार इधर बना देते हैं ना, लॉजिस्टिक ग्राफ को यहाँ बना देता हूँ मैं। और आप ये कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम यहाँ 100 पे इसका k1 आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन तो तब होती है जब हमारे पैरामीटर्स के अंदर इंटर नहीं होता, ये तो ओनली इंट्रा के लिए है, तो राइट। और अगर इसमें इंटर भी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इंटर भी जोड़ दें तो हमारा जो ग्राफ है ये और भी नीचे आ जाना चाहिए, राइट। ऐसे तो इस समय पे जब इंटर एंड इंट्रा दोनों होते हैं तो देयर इज ए कॉम्बिनेशन कि यहाँ के लिए तो काम करेगा n1, n1 की वैल्यू क्या है, यहाँ के लिए काम करेगा n2 अकेला काम नहीं करता, वो ऐसे काम करता है, इस प्रकार से काम करता है मैथमेटिकली, राइट। और ये ऐसे काम नहीं करता, ये ऐसे काम करता है। हमारी इक्वेशन के अंदर इसका रोल कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग बातें करें तो, राइट। तो जब एक कॉम्बिनेशन होता है, जब इसकी वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू कितनी है, अल्टीमेटली उसको करना क्या है, अल्टीमेटली उसको कैरिंग कैपेसिटी रीच करनी है, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, dn/dt इज इक्वल टू 0 होता है, बस यही तो होता है। अब आप एक बार कैरिंग कैपेसिटी वाली बात को तो हटा दो दिमाग से, अब आप ये समझो कि किसी भी स्पीसीज को धीरे धीरे dn/dt 0 करना होता है, ऐसा होता है। तो अकेली होने पे तो वो k पे कर देती है इसको 0, और दूसरी अगर साथ में हो तो वो कहाँ करेगी, वो आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, राइट, कोई भी पॉइंट होगा। और अगर आपने उसके नंबर को इसके बियॉन्ड ले रखा है तो अल्टीमेटली उसको 0 पे तो जाना है। तो ये एरो क्या बता रहे हैं, उसका मतलब कि वो अप्रोचेस टू 0, कि dn/dt अप्रोचेस टू 0, एंड दिस एरो भी ये बता रहे हैं कि दे अप्रोचेस टू 0। लेकिन इधर क्या होता है, इधर स्पीसीज 1 की ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ है, और इस साइड में स्पीसीज 1 के अंदर डेक्लाइन है। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना डेक्लाइन आएगा, जैसे आप यहाँ की बात करें तो स्पीसीज 2 वालों का तो कुछ भी नहीं है, 1 वालों का सारा है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे स्पीसीज 2 वालों का रोल बहुत बड़ा हो गया, 1 वालों का छोटा सा हो गया। तो अल्टीमेटली ये होना है कि dn/dt इज इक्वल टू 0 होना है। समझ, सिंपली बात ऐसी है कि यहाँ पे अकेली स्पीसीज होती तो बेचारी अपनी k1 तक ज़्यादा से ज़्यादा जाती, वहाँ जाकर के उसका dn/dt 0 हो जाता। अब कोई दूसरा भी साथ में, और वो प्रॉब्लम वाला साथ में है, तो अगर वो साथ में है तो अगर वो बड़ा है तो ये जल्दी ही आ जाएगा, और वो छोटा है तो ये लेट आएगा, राइट। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और वाई एक्सिस के ऊपर हम इस पैरामीटर को रिप्रेजेंट कुछ इस प्रकार से करते हैं कि ओनली हम अल्फा 1 2 से रिप्रेजेंट नहीं करते, दिस इज k1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2,
दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 1 एंड दिस इज द कंपटीशन कोफिशिएंट, और उनकी जो वैल्यू होती है उसको हम वाई एक्सिस के ऊपर डालते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या क्या दिखाया है। यहाँ पे ये मैटर था स्पीसीज 1 का, स्पीसीज 1 का मैटर होने पे हमने यहाँ पे K1 दिखाया जो स्पीसीज 1 का होता है, और इसको हम अबंडेंस बोल रहे हैं, पॉपुलेशन साइज बोल रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस पे होगा। y की साइड में प्रॉब्लम होती है, दैट इज प्रॉब्लम इज डिनोटेड बाय कंपटीशन कोफिशिएंट अल्फा 1 2। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट इज डिनोटेड बाय 1 2, ये सेकंड वालों से 1 को प्रॉब्लम हो रही है, राइट। और साथ में हमने इसके रिलेशन में क्या रखा है, K1 से इसको हमने डिवाइड किया, K1 को इससे हमने डिवाइड कर दिया, ओके। तो दिस इज द मैटर फॉर स्पीसीज 1। और सिमिलरली ही आइसोक्लाइन लाइन बनेगी स्पीसीज 2 की। तो दिस इज द हाँ ठीक है, K2 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमने आइसोक्लाइन लाइन फॉर N1 लिया है, कि स्पीसीज 1 के लिए आइसोक्लाइन आपने यहाँ पे ड्रा किया, ठीक है। अभी हम स्पीसीज 2 के लिए आइसोक्लाइन ड्रा करेंगे। दिस इज द आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 2। अब आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ये आइसोक्लाइन लाइन हमने स्पीसीज 2 के लिए लिया। अब आपको ध्यान किस बात का रखना है, ध्यान इसी बात का रखना जो आपने क्वेश्चन पूछा है। कैसे ध्यान रखेंगे कि आप स्पीसीज 2 का आइसोक्लाइन या N2 के लिए आइसोक्लाइन बनाएंगे तो आपको यहाँ K2 दिखाना है, आप स्पीसीज 1 को इधर नहीं दिखाएंगे। स्पीसीज 2 का आपको वाई एक्सिस के ऊपर दिखाना है, जैसे आपने अभी क्या किया था, अभी एक्स एक्सिस के ऊपर आपने यहाँ पे K1 दिखाया था। तो दिस इज द अबंडेंस फॉर स्पीसीज 1, वो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। अगर स्पीसीज 2 का है तो 2 की अबंडेंस इधर लेंगे हम वाई एक्सिस के ऊपर, और 2 को प्रॉब्लम 1 से है, तो 2 को प्रॉब्लम 1 से है तो 1 वाले पैरामीटर है वो एक्स एक्सिस पे होता है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि दिस इज द प्रॉब्लम अल्फा 21, और उसको हम अकेले तो लेंगे नहीं, उसको हम K2 से डिवाइड करके लेंगे। तो यहाँ पे जो पैरामीटर डाला हुआ है दिस इज K2 डिवाइडेड बाय अल्फा 21, तो ये एक्चुअल में स्पीसीज 1 के साथ में प्रॉब्लम है उसका पार्ट है। ये स्पीसीज 2 का मैटर है जो आपको यहाँ दिया हुआ है, दिस इज टॉप मोस्ट K2 तक जा सकता है। अब सिमिलरली वो बातें आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि दिस इज आइसोक्लाइन लाइन फॉर स्पीसीज 2, राइट। अभी आप यहाँ से कोई भी पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर देखिए ये N2 है और ये N1 है, राइट। तो इस समय पे हमारी स्पीसीज क्या करेगी कि आइसोक्लाइन लाइन से आप नीचे हैं तो N2 धीरे धीरे अप्रोच करेगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचने का। अगर आपने इधर ले लिया कोई भी पॉइंट तो उस समय पे स्पीसीज जो 2 है वो धीरे धीरे इसके अकॉर्डिंग आप आइसोक्लाइन लाइन की तरफ उसको मूव कराएंगे। तो जो एरोज हैं वो इस प्रकार से आएंगे। एरोज की डायरेक्शन चेंज होने के पीछे कारण ये था कि इधर आपने K2 ले लिया, पहले आप इधर K1 लेते थे, इसलिए एरोज उस प्रकार से थे, अब एरोज वर्टिकल है, राइट। तो ये एरो बिल्कुल सेम मैसेज बता रहे हैं कि आइसोक्लाइन से ऊपर होंगे तो आइसोक्लाइन की तरफ मूव होगा इनका, और नीचे होंगे तो भी उसकी तरफ मूव होगा। अगर आप ये जो सेकंड स्पीसीज है उसको आप एलिमिनेट ही कर दें कि सेकंड स्पीसीज है ही नहीं, जैसे स्पीसीज 2 के लिए 1 सेकंड हो जाएगी, तो उस समय पे हमारा एरो केवल यही चलेगा कि N2 बढ़ते बढ़ते K2 बन जाएगा, राइट। तो दिस इज द आइसोक्लाइन लाइन। इसके ऊपर कोई भी आपने पॉइंट लिया तो उसका मीन यही निकलेगा कि इतना N2, तो इस समय पे N2 इंट्रा है और इस समय पे N1 इसके लिए इंटर की तरह काम करेगा। तो एट दैट कॉम्बिनेशन dn ओवर dt इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे ये dn2 है, dn2 ओवर dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप स्पीसीज 2 के लिए आइसोक्लाइन की बात कर रहे हो। तो स्पीसीज 1 का आइसोक्लाइन बनाते हैं, अगर आप स्पीसीज 1 का आइसोक्लाइन बनाते हैं तो आपकी लाइन ऐसी ही आएगी, राइट।
लेकिन आपको यहाँ पे K1 दिखाना होता है और यहाँ पे आप K2 को डिवाइड करते हैं अल्फा और दिस इज 1 2 से, राइट। जब आप स्पीसीज 2 का बनाते हैं तो आपके पास यहाँ K2 होता है और प्रॉब्लम वाली पार्ट यहाँ पे दिस इज द K1 डिवाइडेड बाई दिस इज द K2 डिवाइडेड बाई, यहाँ आपको K1 लेना होता है डिवाइडेड बाई अल्फा। ये सेकंड को प्रॉब्लम हो रही है तो दिस इज 2 1। और यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए कि सेकंड से 1 को प्रॉब्लम हुई है तो सेकंड वाली स्पीसीज की लाइन y होती है तो ये पैरामीटर इधर मिलेगा। और यहाँ प्रॉब्लम फर्स्ट सेकंड को हो रही है फर्स्ट की वजह से, तो फर्स्ट के कितने हैं वो हम x एक्सिस के ऊपर लेते हैं। K1 इधर ही लेना होता है x के लिए और K2 इधर ही लेना होता है y के लिए, राइट। लाइन आपकी वैसी ही रहेगी। इस समय पे एरो आपके पास ऐसे थे और इस समय पे एरो हमारे पास ऐसे है, राइट। तो दीज आर द टू आइसोक्लाइन लाइंस फॉर स्पीसीज 1 एंड 2, जहाँ पे हम 1 एंड 2 की कोई भी अबंडेंस होने पे हम बता सकते हैं कि उस समय पे क्या होगा, वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी की तरफ रीच करेगी या नहीं करेगी, या आइसोक्लाइन से नीचे पॉइंट है तो उसका मतलब क्या होता है, आइसोक्लाइन से ऊपर पॉइंट है तो उसका मतलब क्या होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें आगे, प्रोसीड करें। ठीक है, देखो अभी तक तो आपने केवल इतनी ही बात समझी है कि ये सारी बातें हमने ले ली थी, वो सब जान गए कि दीज टू ग्राफ, आपको अभी हमने क्या बताया कि व्हाट हैपन, कि क्या होगा टू ए पॉपुलेशन वाला स्पीसीज 1 के लिए क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा, व्हेन इट इज बिलो और अबोव इट्स आइसोक्लाइन। तो बिलो होगी तो उसमें इंक्रीज आएगा और अबोव होगी तो उसमें डिक्रीज आएगा। बट द ओनली अकाउंट फॉर 1 आइसोक्लाइन एट ए टाइम। ठीक है, तो एक बार में उसके साथ में क्या आना है कि या तो प्लस होकर के आइसोक्लाइन पे पहुंचेगी या माइनस होकर के आइसोक्लाइन पे पहुंचेगी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे के ग्राफ्स की बात करते हैं। ओके, दिस इज द सिनेरियो 1 कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ये वो चीज़ है जहाँ से रियल आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो बातें हैं वो हमें समझनी है। ओके, देखिए आपको यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है। दिस इज n2, इधर आपका n1 होता है, राइट, इधर n2 होता है। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। n2 ज़्यादा से ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी उसकी K2 हो सकती है, तो कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे दिखाई हुई है, राइट। ऐसे ही स्पीसीज 1 वाले की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा K1 हो सकती है। ओके, और अगर हम स्पीसीज 1 की आइसोक्लाइन की बात करें तो स्पीसीज 1 की आइसोक्लाइन इनसे बनती है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे आइसोक्लाइन ऐसा दिया हुआ आपको कि ये रिलेशन, ये लाइन आपको आइसोक्लाइन लाइन फॉर स्पीसीज 1, आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 1 है ये। और जो सेकंड लाइन है दिस इज आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 2। राइट, ये इनसे बनती है कि इसमें आपको एक तो K2 यूज़ करना होता है और एक आपको K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1 यूज़ करना होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको दोनों स्पीसीज के आइसोक्लाइन एक साथ दिए हुए। ओके, अब इसका मतलब क्या निकलता है या ऐसी कंडीशन होने पे हम इसका नतीजा क्या निकलेगा या आउटकम क्या होगा वो हम यहाँ से कैसे निकालें या उसको हम यहाँ से कैसे समझते हैं या इसमें आउटकम हमें कहाँ से निकालना होता है वो हम समझेंगे। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहली बात कि जैसे इधर n2 है तो n2 ज़्यादा से ज़्यादा K2 को अप्रोच कर सकता है और n1 ज़्यादा से ज़्यादा K1 को अप्रोच कर सकता है।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी स्पीसीज जब अपने कैरिंग कैपेसिटी को रीच करती है तो साथ में उसकी दूसरी स्पीसीज की प्रॉब्लम क्या है वो उसमें इंक्लूड की हुई होती है, वो आपको यहाँ दी हुई है। सेकंड स्पीसीज उसके लिए क्या कर रही है। ओके, अगर हम हमारे इस डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो सिनेरियो 1 में जो आपको डाटा दिया हुआ है, ग्राफ का जो तरीका है उस तरीके के अकॉर्डिंग इसकी जो भी वैल्यूज हम मानना चाहें तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये हमें क्या मैसेज देगा वो हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए कि K2 दिस इज बिलो दिस पॉइंट, राइट, और सेकंड की जो प्रॉब्लम है और उससे बड़ा है हमारा K1। पहला जो आपका कंक्लूजन निकलना चाहिए कि आउटर मोस्ट पॉइंट कि यहाँ पे आउटर मोस्ट पॉइंट के रूप में देखिए K2 इस सेकंड वालों की फर्स्ट के ऊपर जो प्रॉब्लम होती है उसके साथ में जो हमने फैक्टर लिया उससे नीचे है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम वाला जो कोफिशिएंट हम लेते हैं उससे बाहर है, तो आउटर मोस्ट पॉइंट इज K1 कि प्रेशर से नीचे है K2, यानी कि K2 से बाहर होता ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ K1 है, K1 पॉइंट ये आपको इस कोफिशिएंट लाइन से स्पीसीज 2 वाला जो है उससे बाहर है, राइट। इसका मतलब ये निकलता है कि N1 यानी कि स्पीसीज 1 का जो नंबर है दैट अप्रोचेज टू K1, और ये अप्रोचेस होगा वो आपको यहाँ एरो बता रहा होता है कि इस एरो का मतलब ये है कि हमारा जो स्पीसीज 1 है वो स्पीसीज 1 अप्रोच करके या उसका नंबर बढ़ते बढ़ते वो K1 तक पहुंचेगा। और ये चीज़ें हमें यहाँ एरो से भी समझ में आती हैं। अगर आपने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया, सपोज आपने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया, ओके, तो दिस पॉइंट इज बिलो आइसोक्लाइन ऑफ 2 एंड आइसोक्लाइन ऑफ 1, तो स्पीसीज 1 होगी वो भी इसके ऊपर राइज होगा क्योंकि वो स्पीसीज 1 का आइसोक्लाइन तो ये बाहर है, वो तो यहाँ तक जाएगी, राइट, और स्पीसीज 2 वाले ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएंगे क्योंकि dN/dt इज इक्वल टू 0, आइसोक्लाइन से बाहर तो वो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट स्पीसीज 1 भी इंक्रीज एंड स्पीसीज 2 भी इंक्रीज, ओके। अगर हम यहाँ की बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर भी मैसेज वो ये कि हाँ स्पीसीज 1 में भी डिक्रीज आएगा एंड स्पीसीज 2 में भी डिक्रीज आएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट हमारा इनके बीच में हो, जैसे कि यहाँ पे हो, तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास दिस इज द N2 कॉम्बिनेशन के लिए एंड दिस इज द N1 कॉम्बिनेशन के लिए। तो अगर N2 और N1 का कॉम्बिनेशन अगर इन दोनों आइसोक्लाइन के लाइन के बीच का कोई पॉइंट हो तो वहाँ का मैसेज क्या आएगा, वहाँ का मैसेज ये आएगा कि सेकंड वाले में तो इधर मूवमेंट होना चाहिए और फर्स्ट वाले में इधर मूवमेंट होना चाहिए। यानी कि जब कोई पॉइंट दोनों आइसोक्लाइन के बीच में हम लेंगे तो नीचे वाले आइसोक्लाइन की तरफ तो नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि स्पीसीज 2 के लिए तो गिरावट होनी चाहिए, स्पीसीज 1 के लिए इसमें प्लस होना चाहिए। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, दीज एरोज, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा कोई पॉइंट इस कैरिंग कैपेसिटी और इस कैरिंग कैपेसिटी के बीच में, इस कैरिंग कैपेसिटी को हम आइसोक्लाइन वाइज इससे डिनोट करते हैं जो ये ब्लैक कलर से है, और इस कैरिंग कैपेसिटी को हम इस कोफिशिएंट के साथ में जो रेड डॉट लाइन है उससे डिनोट करते हैं। तो दिस इज द एरिया, तो ये आपके पास एक एरिया आ गया कि इस एरिया यानी कि दोनों आइसोक्लाइन लाइंस के बीच का एरिया, इस आइसोक्लाइन के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन होने पे नतीजा क्या आएगा कि स्पीसीज 2 धीरे धीरे कम हो रही होती है और स्पीसीज 1 धीरे धीरे बढ़ रही होती है, और बढ़ते बढ़ते वो कितनी बढ़ सकती है, दिस इज
दैट अप्रोचेस टू K1 कि N1 अप्रोचेस टू K1। तो बात तो हमारी यही क्लियर हो गई कि अगर कोई पॉइंट इनके बीच में हुआ, राइट, अगर कोई पॉइंट इनके बीच में हुआ या हमारा डाटा इस प्रकार से सेट किया हुआ है, तो अगर ऐसा हुआ तो स्पीसीज 1 में प्लस है और स्पीसीज 2 में माइनस है। इसका मतलब स्पीसीज 1 विनर बन जाएगी कि उसमें तो ग्रोथ आ रही है धीरे धीरे, और स्पीसीज 2 धीरे धीरे हार जाएगी, वो लूजर बन जाएगी। मीन्स स्पीसीज 1 आउट compete स्पीसीज 2। आप इस चीज़ को बिल्कुल देखते ही कह सकते हैं। अगर आपका ध्यान यहाँ पे जाए कि आप K2 एंड K1 को देखें, तो अगर K1 बाहर हो तो इसका मतलब स्पीसीज 1 जीत जाएगी कि N1 अप्रोचेस टू K1, राइट, और K2 अंदर है तो स्पीसीज 2 ऐसा नहीं कर पाएगी। और इसका जस्ट उल्टा अगर हम देखें तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। दिस इज द सिनेरियो सेकंड। तो सिनेरियो सेकंड में आप देख सकते हैं कि K2 इस प्रेशर वाली लाइन से बाहर है और K1 इस प्रेशर वाली लाइन से अंदर है। तो नतीजा आपका ये रहा कि स्पीसीज 2 N2 अप्रोचेस टू K2, यानी कि स्पीसीज 2 विनर हो गई। तो बात केवल इतनी सी थी। ग्राफ समझ में आना अलग बात है, ग्राफ में क्या था वो भी अलग बात है। हमारा क्वेश्चन जो आता है, हमारे क्वेश्चन में हम ग्राफ को देख करके हम आराम से बता सकते हैं कि जब K1 बाहर था तो स्पीसीज 1 आउट कम्पीट कर रही थी, और अब K2 बाहर है तो स्पीसीज 2 विनर बन जाएगी, यानी कि ये आउट कम्पीट कर रही होती है। तो जस्ट वेरी सिंपल, लुक एट द ग्राफ, स्टडी स्टेट ग्राफ को आप देखिए, उसमें आप देख कर लीजिए कि K1 बाहर है या K2 बाहर है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज जीतने वाली है। तो अब आपको ऐसा लग सकता है कि पीछे इतना जो टाइम लगा है उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा ही बता सकते थे कि K1 बाहर है तो स्पीसीज 1 जीत जाएगी, K2 बाहर है तो स्पीसीज 2 जीत जाएगी। क्लियर है इतनी बात? डिक्रीज हो रही है साथ में, लेकिन जीरो से नहीं। ठीक है, टोटल 1000 रुपये थे। बॉय 1 भी कंज्यूम करना चाहता है, बॉय 2 भी कंज्यूम करना चाहता है ना। बॉय 2 है तो 1000 कंज्यूम नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉय 2 ने कुछ कर लिया है, तो उसके लिए कैरिंग कैपेसिटी छोटा हो जाएगा, लास्ट लिमिट। और ऐसे ही 1 वाले कुछ हैं तो 2 के लिए छोटा हो जाएगा। जितनी जल्दी 2 हटेगा उतना ही ज़्यादा 1 के लिए बचेगा, और जितना जल्दी 1 हटेगा उतना ही ज़्यादा 2 के लिए बचेगा। तो कैरिंग कैपेसिटी तो फ्लक्चुएट करती है। कैरिंग कैपेसिटी तो वो है कि टोटल इतना है, आप इतने को सपोर्ट करा सकते हो, तो अगर इसमें से कुछ किसी ने कंज्यूम कर लिया तो वो तो छोटा रह जाएगा ना। देखा जाए तो जो आइसोक्लाइन लाइन है वो पूरी के ही है, देखा जाए तो, अगर आप समझ रहे हो बात को तो। क्योंकि आइसोक्लाइन लाइन ही वो है जहाँ पे dN/dt 0 हो जाता है या 0 रहता है, और K वही होता है जहाँ पे dN/dt 0 रहता है। तो पूरी आइसोक्लाइन लाइन K ही तो है। अकेला होता तो ये यहाँ के होता है, इसका सेकंड वाले का। अगर कोई दूसरा और कंज्यूम करने वाला तो ये यही बन गया, यही बन गया, ऐसे ऐसे है ये बात। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आउट कम्पीट कौन करेगा, विनर कौन होगा, ये आप ग्राफ को देख के निकाल सकते हैं। इसके बाद में और क्या पिक्चर हो सकती है? एक पिक्चर आपकी ऐसी हो सकती है, दिस इज द सिनेरियो नंबर 3 कि ऐसा होने पे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। दिस टाइम देखिए K2 बाहर है एंड K1 भी बाहर है, राइट। तो एरो देखिए क्या है कि स्पीसीज 2 भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त करना चाहेगी और स्पीसीज 1 भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त करना चाहेगी।
तो बोथ स्पीसीज चाहती हैं कि मैं अपना नंबर हाई कर लूँ, मैं अपना नंबर मैक्सिमम यहाँ जो हो सकता है वो हाई कर लूँ, राइट। तो जब दोनों स्पीसीज चाहती हैं कि नंबर को राइज किया जाए, ये भी चाहती है, ये भी चाहती है, तो इसका मतलब हम निकालेंगे कि दोनों जो आइसोक्लाइन लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, दिस इज द पॉइंट। और ये पॉइंट आपको बताएगा कि यहाँ से आप देखें तो दिस एरो, ये एरो बता रहे हैं कि स्पीसीज 2 में ग्रोथ, स्पीसीज 2 ग्रो कर रही है यहाँ पे, राइट। और ये एरो बता रहे हैं कि स्पीसीज 1 ग्रो कर रही है, कि वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को जाना चाहती है। ये यहाँ पे दिखा रखा है और ये यहाँ पे दिखा रखा है। तो दोनों ही स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी को जब प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं, इसका मतलब दोनों ही स्पीसीज चाहती हैं कि वो नंबर बढ़े। तो पहला भी नंबर बढ़ाना चाहता है, दूसरा भी नंबर बढ़ाना चाहता है, तो कोई स्टेबल सीन नहीं आ सकता है। अगर एक हार जाता है तो दूसरा अपनी कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त कर लेता है, जो आपने पीछे के 2 डायग्राम में देखा था। तो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबिलिटी, कि ये अनस्टेबल कंडीशन होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कि कभी ये खींचेगा तो ये कम होगा, ये खींचेगा तो ये कम होगा। तो दोनों साइड में दोनों चाहते हैं कि हम अपने अपने के पे चले जाएं, लेकिन दोनों ही नहीं जा पाएंगे, अनस्टेबल कंडीशन है वो मेंटेन रहेगी, राइट। और इस समय पे अगर शुरू में आपने स्पीसीज 1 की अबंडेंस आपने बहुत कम ले ली और स्पीसीज 2 की अबंडेंस अगर आपने हाई ले ली, तो जो नंबर होता है वो आर और एन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने शुरू से ही एन छोटा ले रखा है तो उसमें ग्रोथ धीरे आएगी। अगर आपने शुरू से ही एन बड़ा ले रखा है, अगर शुरू में ही आपका नंबर बड़ा था तो ये पैरामीटर बड़ा हो जाएगा। तो ये डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉपुलेशन साइज, कि अगर स्पीसीज 2 पहले से उसका N2 बड़ा है, अगर N2 इज ग्रेटर देन N1, अगर ऐसी कहानी है तो दोनों ही चाहते हैं कि मैं मेरा नंबर के, ये चाहता है कि मैं K2 बन जाऊँ और ये चाहता है कि मैं K1 बन जाऊं। तो जो N से K बनने के लिए नंबर बढ़ाना ही तो होता है, जो बढ़ा हुआ है उसको जल्दी ये मिल जाएगा, तो इसका मतलब वो जल्दी अपने कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त कर लेगी, राइट। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन कौन सी स्पीसीज अपने कैरिंग कैपेसिटी को अचीव करेगी वो डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉपुलेशन किसकी बढ़ेगी, राइट। और ये जो पिक्चर है, दिस इज द नेक्स्ट वन सिनेरियो, सिनेरियो 4। यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या है कि कैरिंग कैपेसिटी K2 ये इससे प्रेशर से नीचे है और दिस K1 ये इस प्रेशर से नीचे है। तो ना तो K2 बाहर है ना K1 बाहर है। तो ये जो कंडीशन होती है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, के इंटरसेक्ट पॉइंट को हम देखें तो वो आपको बताएगा स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब ये कि ना तो स्पीसीज 2 अपनी कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त करना चाहती है, ना स्पीसीज 1 अपनी कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त करना चाहती है, वो दोनों ही इसकी तरफ मूव है, राइट। मीन्स दे आर गोइंग फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, मीन्स दे आर विलिंग टू कोएग्जिस्ट। तो जब स्पीसीज आपस में कोएग्जिस्ट कर रही होती हैं तो उनके लिए सिनेरियो 4 एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। और इनिशियल पॉपुलेशन साइज डेंसिटी डिपेंडेंट मैटर हो तो मामला आपका यहाँ होगा, राइट। तो ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी n हो कुछ भी n2 हो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों स्पीसीज साथ में रहना चाहते हैं, कोई भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त नहीं करना चाहती है। तो दिस इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट, कितने भी n1 हो n2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी n2 हो n1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये आपके पास लोट्टा-वोल्टेरा मॉडल के अकॉर्डिंग ये कंडीशंस थी कि हम जो आइसोक्लाइन लाइंस हैं उन आइसोक्लाइन लाइंस को किस प्रकार से लेते हैं और उनका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो हमें क्या मैसेज दे रहा होता है, कब स्पीसीज 1 आउट कम्पीट कर सकती है, कब स्पीसीज 2 आउट कम्पीट कर सकती है, कब दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट करेंगी और कब दोनों स्पीसीज एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर हो सकती है। तो ये आप इन ग्राफ को देख करके समझ सकते हैं।
और ऑलमोस्ट ये जो चारों सिनेरिया हैं यही ट्यूशंस होते हैं कि आपको अगर ये ग्राफ समझ में आ रहे हैं, ये सिनेरियो क्या है और उसका आउटकम क्या होता है, तो आप इसको बता सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप वापस से समराइज करें तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द आइसोक्लाइन लाइन फॉर N1, ठीक है, दिस इज द आइसोक्लाइन लाइन फॉर N2। ये तो इंडिपेंडेंट अकेली स्पीसीज के लिए बातें थी। जब कंपटीशन को आप साथ में लेते हैं तो यहाँ पे आप देखते ही बता देंगे दिस इज द K1। तो K1 जब बाहर है, K2 यहाँ पे, तो स्पीसीज 1 विनर है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे देखिए ये K2 बाहर है, K1 यहाँ अंदर है, तो स्पीसीज 2 यहाँ पे विनर होगी। यहाँ पे K2 भी बाहर है, K1 भी बाहर है, तो दोनों ही चाहते हैं कि अपने अपने कैरिंग कैपेसिटी पे जाएं, तो दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, राइट। अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे दोनों के ही कैरिंग कैपेसिटी प्रेशर वाले कोफिशिएंट पार्ट से नीचे हैं, तो यहाँ दोनों ही नहीं चाहते, वो स्टेबल हैं, कोएग्जिस्ट करेंगे। बस इतनी सी बात थी। थर्ड सिनेरियो में आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्पीसीज 2 भी चाहती है कि मैं नंबर बढ़ाऊं और स्पीसीज 1 भी चाहती है कि मैं अपना नंबर बढ़ाऊं। तो रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, तभी तो लड़ाई थी कि कहानी तो इसकी वजह से हो रही है ना सारी, रिसोर्स कम पड़ रहा है, तभी तो ये प्रॉब्लम थी, तभी तो हम ये मॉडल पढ़ रहे हैं, राइट। तो कम रिसोर्स पे ये भी उसको कंज्यूम करना चाहता है, ये भी कंज्यूम करना चाहता है, तो डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो कौन ज़्यादा कंज्यूम करेगा, आपके पास एक घास का मैदान है, उसमें गाय और भैंस दोनों घास को खाना चाहती है, तो अगर गायें ज़्यादा हैं तो घासें ज़्यादा गाय खा जाएंगी, तो नंबर उनका ज़्यादा बढ़ेगा, और भैंसें खा जाएंगी, भैंसें ज़्यादा होंगी तो भैंसें खा जाएंगी, तो नंबर उनका बढ़ जाएगा। तो जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पे दोनों चाहते हैं कि हम बढ़ जाएं, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ेगा, ज़्यादा वो बढ़ेगा जिसका पहले से ज़्यादा बढ़ना, इस पर डिपेंड करता है ना कि R और N का रिलेशन होता है। तो जो पहले से ही बड़ा है तो वो जल्दी बड़ा हो जाएगा, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। देखो, जब आप ये कहते हैं कि कोई भी n, जैसे N2 अगर K2 बनना चाहता है तो उसको ये बनने के लिए ग्रोथ देनी पड़ेगी, नंबर बढ़ाना पड़ेगा, और नंबर बढ़ाने के लिए उसको फॉलो करना पड़ेगा ये, और इसके साथ में ये भी करना पड़ेगा। तो दिस इज द K2 माइनस N2 डिवाइडेड बाई K2, और साथ में वो भी करना पड़ेगा, तो दिस इज द 2 1 इंटू N1। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इन सारी चीज़ों को तो आपने यहाँ इन आइसोक्लाइन लाइंस के अंदर इनको डाल दिया, ये तो उनमें आ गए। अब बात इन पे बचती है कि आप ये कह रहे हैं कि आप इसको भी एक बार कांस्टेंट मान लो, कि दोनों स्पीसीज के लिए सेम मान लेते हैं, तो अब चीज़ क्या है जो फ़र्क डालेगी, चीज़ तो केवल यही है जो फ़र्क डालेगी। तो अगर N1 बड़ा है तो उसका पूरा नतीजा बड़ा आएगा, वैल्यू उसकी बड़ी आएगी, वैल्यू क्या है, dN/dt। तो dN1/dt अगर बड़ा हुआ किससे, dN2/dt से, तो क्या हो जाएगा कि आपका N1 K1 तक चला जाएगा और N2 K2 तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब ये इधर जाएंगे तो ये इसको खाएंगे। ये पूरी नेचर गोल मटोल है ना, ऐसा लगता है कि जहाँ से चले थे वहीं आ गए, राइट। तो अगर ये नंबर बढ़ा रहा है तो नंबर बढ़ाने के लिए उसने रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लिया, तो दूसरे को दिक्कत दी है, तो N2 नहीं पहुंच पाएगा बेचारा। समझ सकते हैं बातों को। जब ये कोएग्जिस्ट करेंगे तब अल्फा 1 2
एंड अल्फा 2 1। देखो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये इक्वल होंगे क्या? नहीं, इनको आप इक्वल कांस्टेंट ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं नहीं, रुको बात को समझो। ये अकेले थोड़ी काम करते हैं, ये अकेले नहीं काम करते। ये यहाँ है जो आपने बोला, वो केवल इतना सा भाग है, वो इसके साथ में मिलकर के काम करता है। और फिर आप कहेंगे कि ये अकेला काम नहीं करता, ये इसके साथ में मिलकर के काम करता है। तो तभी तो हम कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं कि n1 और n2 की क्या वैल्यूज हों, कॉम्बिनेशन। कि अकेले अल्फा को, अकेले इसको, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ध्यान रखना, इसको तो अल्फा ही बोला जाता है, इसको कई बार बीटा भी बोल देते हैं वो, राइट। तो अल्फा बीटा आता है, तो आप अल्फा तो स्पीसीज 1 के लिए और बीटा स्पीसीज 2 के लिए, ऐसे आप ध्यान रखेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो कि अल्फा बीटा वो किसे बोल रहा है, राइट। तो ये ना तो कांस्टेंट है ना ये इक्वल है, इनको आपको इनके n1 n2 के रिलेशन में इसको इवेलुएट करना होता है। इसकी कोई वैल्यू होती है जो n1 n2 पे डिपेंड करती है, ठीक है। अरे भाई बात को आप ऐसे समझिए, आप ये कहना चाहते हैं कि dn1 ओवर dt, और दूसरी साइड में आप लिखते हैं dn2 ओवर dt, कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, ठीक है। ऐसा है कुछ, अगर ये बढ़ेगा तो ये गिरना चाहिए, और ये गिरता है तो ये बढ़ना चाहिए। ऐसा आप तब बोल रहे हैं जब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, राइट। तो यहाँ जो पिक्चर है वो इस पे फोकस्ड ओनली, कि आपका नतीजा इस पे डिपेंड करता है कि कौन बढ़ेगा और कौन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसी से तो आपका आउटकम निकलेगा। और कौन बढ़ेगा और कौन नहीं, कितना बढ़ेगा, ये डिपेंड एक तो उसके खुद पे करता है, जो इंट्रा वाला पार्ट है, और एक दूसरे जो सामने जो compete कर रहा है जिसको, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो इंटर वाला पार्ट है। अब इंट्रा वाले को तो आप सीधे सीधे ले लेते हो, ये तो आपने उसके k को उसके n से डिवाइड करके उसके k से ले लिया, तो सीधा आ जाता है। इंटर वाले में क्या करते हो कि आप एक वैल्यू निकालते हो कोफिशिएंट की, और उसमें फिर आप इन दोनों को लेते हो जो भी हैं, और फिर उसके नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसमें एडिशनल पार्ट है, राइट। और फिर आपके पास अब अकेला जो ये है ना, ये अकेला ना तो इंट्रा पे डिपेंड है ना अकेला इंटर पे डिपेंड है, क्योंकि मैटर आपका किसका है, मैटर तो इंटर पे कंपटीशन का हो गया ना। तो ओनली अल्फा कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, यानी कि आउटकम सारा dn और dt ना तो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, ना n1 पे कर रहा है, ना n2 पे कर रहा है, इनके रिलेशन पे कर रहा है। और ये रिलेशन इस प्रकार कर ले, ये इतना बड़ा रिलेशन है इनका, इस पे कर रहा है। और इस रिलेशन में कुछ भी नहीं है, इसमें केवल दो ही चीज़ें हैं कि एक तो n1 क्या है और n2 क्या है। और ये चीज़ें आपको इस ग्राफ से समझ में आती है कि ग्राफ के ऊपर आप y की तरफ देखोगे तो आपको n2 दिख जाएगा, और x की तरफ देखोगे तो आपको n दिख जाएगा। तो एट एनी गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ n1 एंड n2, अगर आपके पास n1 n2 की कोई भी वैल्यू हो और साथ में आपके साथ जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू हो, तो हम बता सकते हैं कि नतीजा क्या निकलेगा। देखिए एक ये यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ था, इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश कीजिए। सर कोएफिशिएंट का मतलब क्या और कोई बोलना चाहेगा कि क्या कोएग्जिस्ट का मतलब जीरो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है क्या? देखो इसका मतलब ये है कि अगर स्पीसीज 1
और स्पीसीज 2 ये compete नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। अगर इसका नंबर ज़रा सा भी नीचे गया तो इसका नंबर उतना ही बढ़ जाएगा, राइट। और अगर इसका नंबर ज़रा सा भी ऊपर गया तो इसका नंबर कम हो जाएगा। तभी तो आप कह रहे थे ना कि ये एरो दोनों साइड में जा रहे हैं। दिस इज कि अगर यहाँ की बात की, अगर आपने पॉइंट को यहाँ लिया तो पॉइंट को यहाँ लिया तो क्या है, n2 बड़ा सारा और n1 छोटा सा, तो ये मिल जाएगा जल्दी, तो ये जीत जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे लिया तो दूसरी स्पीसीज वाले थोड़े से और पहले वाले खूब सारे, तो उनको ये मिल जाएगा। तभी तो आपने कह रहे थे कि डेंसिटी डिपेंडेंट है, कि जो ज़्यादा है वो अपने के को प्राप्त कर लेगा। अगर आप इस पॉइंट को खिसकाओ, अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से स्लाइड करके यहाँ ले आए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीसीज 1 में गिरावट आई। तो जब स्पीसीज 1 में गिरावट आई तो क्या होना चाहिए, स्पीसीज 2 में राइज होना चाहिए। यस, देख लीजिए इस पॉइंट के ऊपर आप देख लीजिए, स्पीसीज 2 में राइज ही आया, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इस स्पीसीज में कितनी गिरावट आई, उतना ही उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी। तो ये एक दूसरे के नेगेटिव है ना, इन्वर्स काम कर रहे हैं। तभी तो आप एक दूसरे के लिए अनस्टेबल बोल रहे हो कि इनके में जो रिलेशन है वो स्थायी नहीं है, कभी इधर जा सकता है मैटर, कभी इधर जा सकता है। डिपेंड करता है कि कौन नंबर को जल्दी बढ़ा सकता है, कौन बढ़ा सकता है, वो डिपेंड करता है एक छोटी सी बात के ऊपर, आर और एन। तो इसमें एन बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जिसका एन बड़ा है उसको उसका के मिल जाएगा। हाँ, कोएग्जिस्ट का मतलब ये हुआ है कि वहाँ पे दोनों स्पीसीज अपने कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ से भी आप देखते हैं तो ये एरो आपको बता रहे हैं कि दिस द डेक्लाइन, ये इंक्रीजमेंट, कि वो अनस्टेबल जो स्टेबल पॉइंट है, दिस द कोएग्जिस्टेंस, कि ना तो ये कैरिंग, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एरो नहीं है ना, इसका मतलब क्या है कि ना तो स्पीसीज 2 कैरिंग कैपेसिटी पे जा सकती है ना स्पीसीज 1 जा सकती है, दे हैव टू कोएग्जिस्ट। तो ये स्टेबल कंडीशन है कि एट गिवन एनी कंडीशन ऑफ n1 n2 होना क्या है, दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। तो ये सारे जो भी आपने सीन लिए ना उनमें कंपटीशन तो है ही है, तभी तो 2 आइसोक्लाइन लाइंस आपने लिए, क्योंकि आइसोक्लाइन लाइन ही तो सब कुछ है। उसी में तो इंटर एंड इंट्रा का जो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है वो सारा उसमें डाला हुआ है, या वो लाइन उस सारे मैथमेटिकल इक्वेशन को तो बता रही है। हाँ, ये था कि वो compete करते हुए भी कोएग्जिस्ट करेंगी, तो सिनेरियो 4 वाली बातें होनी चाहिए। वो compete करते हुए डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा है तो कौन किसको हराए, ये डिपेंड करता है कि शुरू में कौन ज़्यादा था, तो ये सिनेरियो 3 की बात है। और स्पीसीज 2 जीत जाए तो ये सिनेरियो 2 की बात है, स्पीसीज 1 ही जीतेगी, ये सिनेरियो 1 की बात है। समझ पा रहे हैं बात को? चलो ये एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अपन। दिस इज ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए आपको के ए दिया हुआ है, तो के ए का मतलब स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी है, तो एक ही बात है, उसको आप K1 जो मांग रहे थे वही के ए है, तो दिस इज 150। ऐसे ही दूसरी स्पीसीज का जो कैरिंग कैपेसिटी है जस्ट लाइक K2, दिस इज 200, राइट। और इसके बाद में के ए डिवाइडेड बाय अल्फा, राइट। तो दिस इज गिवन एज 150 and this is K2 divided by beta, this is 154, right। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे आपको वैल्यूज़ हैं, ग्राफ आपको दिया हुआ ना हो, केवल आपको वैल्यूज़ दी हुई हो, राइट। तो जब वैल्यूज़ दी हुई हो तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, और फिर ग्राफ बन जाएगा तब तो हम नतीजा बता देंगे, तो पहले तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहला काम तो क्या है, सबसे पहला काम तो ये है कि आपके पास जो ये स्पीसीज 1 का है और ये स्पीसीज 2 का है, जो हमने समझा उसके अकॉर्डिंग, इस 1 को हम यहाँ पे ए बोल रहे हैं, सेकंड को हम यहाँ पे बी बोल रहे हैं, राइट।
तो सबसे पहले तो स्पीसीज 1 का जो नंबर है दिस इज़ KA, आपने इसको KA यहाँ पे बता दिया कि दिस इज़ 150, राइट। अब इसके साथ में दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम स्पीसीज 1 की अबंडेंस को दिखाते हैं, राइट, और वाई एक्सिस के ऊपर स्पीसीज 2 की अबंडेंस को दिखाते हैं। तो दिस इज द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज 2 K2, दिस इज 200। तो यहाँ पे स्केलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इमेजिन करके कि भाई चलो हमने 150 को यहाँ पे लगाया तो 200 उससे बाहर ही जाएगा, ऐसा कुछ आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो काम है कि K1 एंड K2 को तो हम पता है कि इसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर दिखा देंगे और इसको हम वाई एक्सिस पे दिखा देंगे, राइट। ये तो सिंपल सी बात है, ये हमने समझा भी था कि हम इनको ऐसे ही दिखाते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट मैटर आता है कि दिस इज KA डिवाइडेड बाई अल्फा। तो KA डिवाइडेड बाई अल्फा जो है, तो इसको सिंपली आपने जो समझा उसके अकॉर्डिंग ये है K1 डिवाइडेड बाई अल्फा। दिस इज स्पीसीज 1 के ऊपर प्रॉब्लम 2 से हो रही है, दिस इज 1 2, और ये 2 से प्रॉब्लम हो रही है, तो दिस इज N2। तो ये पैरामीटर है, इस पैरामीटर को हम लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं इसको किसके रिलेशन में, स्पीसीज 1 के रिलेशन में। तो स्पीसीज 1 के रिलेशन में जब स्पीसीज 1 की आइसोक्लाइन लाइन बनाते हैं तो एक तो उसमें K1 होता है और दूसरा उसके अंदर K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2 होता है, राइट। तो ये पॉइंट आपने यहाँ डाला और इसकी वैल्यू आपको बता रखी है 150। तो ये 200 आपने लिया था तो 150 इससे नीचे ही रहना पड़ेगा। तो दिस इज KA डिवाइडेड बाई अल्फा बोल दो, या आपने जो अभी समझा था उसके अकॉर्डिंग आप इसको ये भी बोल सकते हो, बात तो वही है, राइट। तो दिस इज K1 अपॉन अल्फा। ऐसे आप दूसरा पैरामीटर ले लीजिए, दिस इज K2 अपॉन बीटा। तो ये यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, दिस इज K2 अपॉन बीटा, यानी कि ये क्या है, दिस इज K2 डिवाइडेड बाई अल्फा, दिस इज 21 अल्फा 21 इंटू N1, राइट। तो ये पैरामीटर यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो दिस वन, और इसकी वैल्यू है 154। तो 150 था यहाँ पे, तो 154 इससे आपको बाहर ही लेना पड़ेगा, राइट। तो दिक्कत आपको यही हो सकती है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आपको पता होती है, इस किसके साथ में किसको लेना होता है ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस पर आपको फोकस करना है कि ये चीज़ आप मिस ना कर दें, वरना तो ये ग्राफ ही अलग बन जाएगा, राइट। तो अब हमारा पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यहाँ पे देखिए जो K1 है, दिस इज K1, 150 क्या था, K1 है ये। तो K1 पॉइंट अंदर है और K2 पॉइंट बाहर है। तो ओबियसली ये जब K2 पॉइंट बाहर है तो एरो आपका यही आएगा, स्पीसीज 2 अपने कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त कर लेगी, मीन्स स्पीसीज 2 आउट कम्पीट स्पीसीज 1। तो यहाँ पे स्पीसीज 2 विनर होगी। अगर आपको वैल्यूज़ इस प्रकार की दी हुई हैं तो आपके पास दो काम आ गए। पहला काम, आप इनको प्लॉटिंग कीजिए। प्लॉटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन से एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, और K1 के साथ में हम किसे लेते हैं, K2 के साथ में हम क्या लेते हैं। जब हम इनकी आइसोक्लाइन बना देंगे, ये दोनों की आइसोक्लाइन बन गई, और जब दोनों की आइसोक्लाइन बन जाती है तो फिर हम बता सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज है वो विन करेगी। समझ सकते हैं बात को? बातें समझ में आई? देखो रिवाइज कर देते हैं दोबारा से, ज़्यादा कुछ नहीं था, ये बातें थी इक्वेशन क्या है, राइट। दोनों साथ में रहते हैं तो दोनों को रिलेशन में लेना पड़ेगा, रिलेशन में लेंगे तो एक के आइसोक्लाइन नहीं, दोनों के आइसोक्लाइन लेने पड़ेंगे। तो दोनों के आइसोक्लाइन लेंगे तो हमारे पास ऐसा सीन हो सकता है, तो हम क्या बताएं, ऐसा सीन होगा तो क्या बताएं,
ऐसा सीन होता है तो क्या नतीजा होता है, ऐसा सीन होता है तो क्या नतीजा होता है। यहाँ आपने ये सीखा कि वैल्यूज़ को एक्स और वाई के ऊपर कैसे डालते हैं। अब डालते तो आपको पता लग ही जाता है। तो अगर वैल्यूज़ दी हुई हैं तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं, और आपको अगर प्लॉट बना करके दिया हुआ है तो भी आप बता सकते हैं। देखिए, अगर N1 बाहर K1 बाहर है तो स्पीसीज 1 जीत गई, और K2 बाहर